तूफानी रात में एक बहुत ही आम से घर में एरजा एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम सिंबाद रखा जाता है। सिंबाद के पैदा होते ही दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को एहसास हो जाता है कि 1000 साल बाद एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ है जो पूरी दुनिया की तकदीर बदलने की ताकत रखता है और फ्यूचर में वही 7 समुंदर का राजा बनने वाला है। फिर हमें बताया जाता है कि पार्थवेवियन जहाँ सिंबाद का जन्म हुआ है पहले एक छोटी सी कंट्री थी, लेकिन कुछ ही सालों में आसपास की कंट्री से लगातार युद्ध करके उसने अपनी टेरिटरी को लगभग रैम एम्पायर के बराबर तक बढ़ा लिया है। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ एक ढाबे में कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उनका कहना था कि युद्ध उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जब भी उनकी कंट्री कोई वॉर जीतती है तब उन्हें उसमें लड़ने के बदले में काफी पैसे और जमीन इनाम के रूप में मिलती है। तभी वहाँ सिंबाद के पापा बैडर को ढूंढते कुछ सोल्जर आते हैं। वो बैडर को बहुत सारे पैसे देते हैं क्योंकि बैडर एक वॉर हीरो है। उसने युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया है और अपने एक पैर भी सैक्रिफाइस कर दिया है। लेकिन बैडर को युद्ध बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से वो वॉर हीरो के इनाम लेने से मना कर देता है और उन पैसों से बाकी नशे में डूबे लोगों को पार्टी दे देता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है और सोचता है कि अगर युद्ध इसी तरह चलता रहा तो एक दिन इस कंट्री का पूरा तरह से विनाश पक्का है। वॉर से रिटायर होने के बाद बैडर फिशिंग का काम करने लगता है। एक दिन उसे अपनी बोट में छोटा सिंबाद सोता हुआ मिलता है। पहले वो उसे देखकर हैरान हो जाता है लेकिन फिर उसके साथ खेलने लगता है। तभी समुद्र का मौसम अचानक खराब हो जाता है जिससे बैडर परेशान हो जाता है। तब सिंबाद बैडर के कंधे पर चढ़कर कहता है पापा उस दिशा में चलो। बैडर सिंबाद की बात मान लेता है और सच में दोनों उस तूफान से सही सलामत बाहर निकल आते हैं। तब बैडर को समझ आता है कि उसके बेटे को हर मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने का रास्ता पता होता है। इसी वजह से बैडर सिंबाद से कहता है बेटा मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही इस डूबते हुए देश को सही रास्ता दिखा सकते हो। फिर सीन 2 साल बाद शिफ्ट होता है जहाँ 5 साल का सिंबाद बैडर के लिए लंच लेकर आता है क्योंकि बैडर हर रोज अपना खाना घर पर ही भूल जो जाता था। साथ में खाना खाते हुए सिंबाद कहता है पापा अब मैं 5 साल का हो गया हूँ इसलिए मुझे भी अपने साथ फिशिंग पर ले चलो क्योंकि मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। बैडर कहता है बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, थोड़ा और बड़ा हो जाओ फिर मैं तुम्हें हर रोज अपने साथ फिशिंग पे जरूर ले जाऊंगा। इन्हीं बातों के बीच वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और बैडर को धोखेबाज कहकर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि वो युद्ध में लड़ने के लिए वापस नहीं जा रहा था। हमें पता चलता है कि आसपास की सभी कंट्रीज को जीतने के बाद पार्थेवियन अब एक कंट्री नहीं बल्कि होली पार्थेवियन एम्पायर बन चुका है। लेकिन यहाँ का राजा लगातार युद्ध करते करते इतना पागल हो गया कि उसने तुरंत ही रैम एम्पायर के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया। पर इस बार वो बुरी तरह हारने लगा। इसी वजह से जो लोग पहले युद्ध जीतकर बहुत पैसे कमा रहे थे वो धीरे धीरे गरीब होने लगे। इसी वजह से जो भी रैम एम्पायर के खिलाफ युद्ध में लड़ने नहीं जाता लोगों से धोखेबाज समझने लगे हैं। प्रेजेंट में बैडर कहता है वॉर करने से कभी खुशी नहीं मिलती इसलिए मुझे युद्ध में नहीं जाना। मैं तो सिर्फ अपने परिवार के साथ एक आरामदायक जिंदगी जीना चाहता हूँ बस। ये सुनते ही सब लोग बैडर को बुरी तरह पीट देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब बैडर को होश आता है तो वो एरजा के हाथों से बना हुआ खाना जमीन पर गिरने के बाद भी खाने लगता है। ये देखकर सिंबाद गुस्से में कहता है पापा जब आप एक वॉर हीरो हो तो आप इन लोगों को आसानी से हरा सकते थे लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मुझे तो लगता है बहुत कमजोर हो। घर वापस आने के बाद भी सिंबाद गुस्से में खाना खाता रहता है। तब बैड उसे कुएं से पानी लाने को भेज देता है। उसके जाने के बाद एरजा बार्ड से कहती है जब तुम रिटायर हुए थे तब तुम्हें सब लोग हीरो कहते थे लेकिन अब वही लोग तुम्हें धोखेबाज कह रहे हैं। तुम्हें इसके लिए कुछ करना होगा क्योंकि धीरे धीरे हमारे पैसे खत्म हो रहे हैं और तुम्हारी बैड रेपुटेशन की वजह से पैसे कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सीन यहाँ ही कट होता है और रैम एम्पायर के एक स्पाई पर चला जाता है जो पार्थेवियन के सोल्जर से बचने के लिए पानी में गिर जाता है। अगले दिन उस स्पाई को बार्ड के घर में होश आता है क्योंकि पिछली रात कुएं से पानी भरते वक्त सिंबाद को वहीं बेहोश मिला था। इस आदमी का नाम डैरियस है। डैरियस झूठ बोलता है कि वो एक मर्चेंट है। उसका कहना था समुद्र में उसकी शिप टूट गई और इसी वजह से वो पानी के साथ बहता हुआ यहाँ तक आ गया। लेकिन सिंबाद ने पहली बार किसी के अलग कलर के बाल देखे थे। इसी वजह से वो डैरियस के सर पर चढ़कर कहता है अंकल आपके बालों का कलर छपरियों वाला क्यों है। डैरियस समझ जाता है कि सिंबाद कभी अपने विलेज से बाहर नहीं गया इसलिए वो उसे बताता है कि इस विलेज के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। डैरियस को एक अच्छा आदमी समझकर बार्ड उसे तब तक घर में रहने का ऑफर देता है जब तक वो पूरी तरह से ठीक न हो जाए। लेकिन वो एक शर्त भी रखता है कि डैरियस किसी भी तरह से उसके परिवार के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। डैरियस हर रात सिंबाद को अलग अलग देशों और अलग अलग जगहों की कहानियां एक एडवेंचर की तरह सुनाया करता था। सिंबाद के लिए डैरियस की हर कहानी किसी फेरी टेल से कम नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद बिना पूरी तरह ठीक हुए ही डैरियस वहां से निकलने वाला होता है लेकिन बुरी किस्मत की वजह से उसे ढूंढते हुए पार्थेवियन एम्पायर के सोल्जर वहां पहुंच जाते हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए डैरियस सिंबाद और एरजा के सामने ही उन सोल्जर को मार देता है। उसके बाद डैरियस सिंबाद को पकड़कर विलेज के बीच में आ जाता है और गाँव वालों से राशन और यहाँ से भागने के लिए एक बोट मांगता है।
वो धमकी देता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो सिंबाद को मार देगा। एरजा गाँव वालों से मदद मांगती है लेकिन कोई भी किसी और की मुश्किल में पड़ना नहीं चाहता था। इसी वजह से सब उसके मुंह पर ही मदद करने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ बाढ़ आ जाता है और डैरियस से कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे, फिर भी मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बेटे को छोड़ दो और पार्थेवियन एम्पायर को रेम एम्पायर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन डैरियस मना करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज और कायर नहीं हूँ। मैं अपने रैम एम्पायर को जीते दिलवाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि डैरियस सिंबाड को मार पाता, बाढ़ बहुत तेजी से उसकी चेस्ट में चाकू घोंप के उसका काम खत्म कर देता है। इतना सब होने के बाद भी मरते हुए डैरियस से सिंबाड कहता है, अंकल आपके एडवेंचर वाली कहानियां सुनना मुझे दिल से पसंद था। कुछ दिनों बाद बैड को मिलिट्री हेडक्वार्टर जबरदस्ती ले जाया जा रहा होता है क्योंकि उसने रैम एम्पायर के एक स्पाई को अपने घर में पनाह जो दी थी। और अब भी गांव वाले बैड को धोखेबाज कह रहे थे। जब सिंबाड कहता है मेरे पापा के बारे में बुरा मत बोलो, तब कुछ लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर बैड गुस्से में सबको उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है। फिर वो अपने कपड़े फाड़कर अपनी सारी इंजरीज दिखाता और कहता है, वॉर में मैंने बहुत लोगों को इंजर्ड और लाखों लोगों को मरते हुए देखा है, इसलिए युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। बताओ ये सब देखने के बाद भी क्या तुम अपनी फैमिली मेंबर को युद्ध में भेजना चाहोगे? जाने से पहले बैड सिंबाड से कहता है, अपना और अपनी मम्मी का ख्याल रखना बेटा। लेकिन कुछ महीने बाद सिंबाड के घर में सिर्फ बाढ़ की तलवार वापस आती है जिससे पता चल जाता है कि बाढ़ की मौत हो चुकी है। और अब जाके सिंबाड को समझ आता है कि उसके पापा कभी कमजोर नहीं थे, वो बस कभी न खत्म होने वाले युद्ध से थक चुके थे। फिर इसी तरह 9 साल बीते जाते हैं और 5 साल का सिंबाद अब 14 साल का हो चुका होता है। इसके बाद सीन एक दादाजी पर आता है जो अपनी पोतियों के साथ फ्रूट बेचने के लिए एक सिटी में आए होते हैं। लेकिन जिस सिटी में वो आए थे वहाँ गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इसी वजह से जो सोल्जर मिलिट्री से निकाल दिए गए थे या खुद मिलिट्री में नहीं गए थे, वो अपना घर चलाने के लिए गुंडे बन गए थे बेचारे। ऐसे ही एक ग्रुप ने दादाजी और उनकी पोतियों पर हमला बोल दिया। उन गुंडों के लीडर ने फैसला किया कि वो बुढ़े दादाजी को तो मार देंगे और उनकी पोतियों के साथ गलत काम करके उन्हें अमीर लोगों को बेच देंगे। सिटी का कोई भी इंसान उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। सब सिर्फ इतना कहते हैं, बिना किसी बॉडीगार्ड के इतनी दूर सामान बेचने आओगे तो यही अंजाम होगा ना। लेकिन हमारा हीरो सिंबाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, इसलिए तो वो तुरंत एक बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाता है और बहुत ही आसानी से सभी गुंडों को मार मार के इतना डरा देता है कि उनकी दोबारा लड़ने की हिम्मत ही नहीं होती। अपनी जान बचाने पर पोर्टियों सिंबाद का थैंक यू करती हैं। तब सिंबाद कहता है, आप लोग बिना किसी गार्ड के घूम रहे हो, वो भी इतना सुंदर होते हुए। ये सुनकर दोनों पोतियां शर्मा जाती हैं और बताती हमारे पापा और भाई वॉर में लड़ने गए हैं, इसलिए घर चलाने के लिए हमें खुद काम करना पड़ रहा है। बस इनके काम में रिस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदी होने की वजह से सिंबाद कहता है, मैं आप जैसे सुंदर लड़कियों को घर तक प्रोटेक्शन देने का काम कर सकता हूँ। दोनों पोतियों दिल से सिंबाद के साथ और वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन वो समुद्री शिप से वापस जाने वाली थी, इसलिए उन्हें सिंबाद की प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहने के लिए जब वो फ्रूट सिंबाद को देने के लिए बैरियल खोलती हैं, तब उन्हें उसके अंदर यूनान द ट्रेवलर मिलता है। यूनान को छोटी और अंधेरी जगहों में रहना बहुत पसंद था, इसलिए वो वहाँ था, पर उसे देखकर सब डर जाते हैं। लेकिन यूनान के पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए सिंबाद उसे अपने टीशॉन विलेज ले आता है। वहाँ यूनान देखता है कि सिंबाद पूरे विलेज वालों की मदद करता है और छोटे बच्चों का सबसे फेवरेट भैया भी है। इसके बाद दोनों घर पहुँचते हैं, जहाँ यूनान को सिंबाद का छोटा और अंधेरे भरा घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। घर में गेस्ट को देखकर एर्जा भी उसका वेलकम करती है, पर तब हमें पता चलता है कि पिछले 9 साल में एर्जा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहने लगी है। उसी रात हमें पता चलता है कि पार्थेवियन एम्पायर की एक टुकड़ी का कमांडर ड्रैगुल एक आदमी को लेने टीशॉन विलेज आ रहा है, क्योंकि वो आदमी मिलिट्री ज्वाइन करके रैम एम्पायर के खिलाफ लड़ने से मना कर रहा है। अगले दिन सिंबाद सी पोर्ट पर सामान उठाने का काम करने के लिए निकल जाता है। यूनान सोचता है कि वो कुछ देर टीशॉन विलेज घूमेगा और उसके बाद अपनी ट्रैवलर जर्नी कंटिन्यू करेगा। पर सिंबाद के जाने के बाद एर्जा यूनान से कहती है, मेरा सिंबाद बहुत अच्छा बेटा है, इसलिए तो मेरी दवाइयों और घर चलाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहता है। पर मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे के लिए बोझ बन चुकी हूँ। अब मेरे शांत हो चुके पति ने एक बार बताया था कि सिंबाद के पास दुनिया की तकदीर बदलने की स्पेशल पावर है, लेकिन मेरी वजह से सिंबाद इस विलेज को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता यूनान मैंने तुम्हें ये सब क्यों बताया, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा बेटा अपना रास्ता भटक जाए तब तुम उसे सही रास्ता जरूर दिखाना। फिर एर्जा हंसते हुए कहती है, मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि एक ट्रैवलर होने की वजह से तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंस है। इन बातों के खत्म होते ही उन दोनों को पता चलता है कि पार्थेवियन एम्पायर के सोल्जर ने सिंबाद को पकड़ लिया है। ये सब ड्रैगुल के कहने पर हुआ था, क्योंकि मिलिट्री काफी समय से सिंबाद को ज्वाइन करने के लिए लेटर भेज रही थी, लेकिन सिंबाद हर बार कोई जवाब नहीं देता। इसलिए एम्पायर का ऑर्डर था कि सिंबाद को जबरदस्ती मिलिट्री ज्वाइन करके रैम एम्पायर के खिलाफ वॉर में लड़ना ही होगा।
अपने फेवरेट भैया को कुत्ते की तरह पिटता देखकर एक छोटा लड़का उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन सोल्जर उसे फुटबॉल की तरह लात मार के दूर फेंक देते हैं। ड्रैगुल सभी लोगों से कहता है, तुम सब पार्थेवियन एम्पायर के सिटीजन हो, इसलिए तुम्हें रैम एम्पायर के खिलाफ हो रही इस लड़ाई में चाहे या ना चाहे फाइट करनी ही होगी। सिंबाद कहता है, मेरे पापा और मेरे विलेज के बहुत से लोग वॉर में गए थे लेकिन कभी वापस नहीं आए, इसलिए मैं वॉर में नहीं जाऊंगा। सिंबाद की इस बात का पूरा गांव समर्थन करता है, लेकिन ड्रैगुल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, सिंबाद तुम्हारी एक बीमार माँ है ना, अगर तुम वॉर में नहीं गए तो उसे राजद्रोह माना जाएगा और इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारी बीमार माँ दोनों को मिलेगी। पर हमें डंजन के बारे में बताया जाता है, वो अचानक रैम एम्पायर और पार्थेवियन एम्पायर की बॉर्डर के बीच में प्रकट हो गए। ऐसे ही बहुत से डंजन दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपने आप प्रकट हुए हैं। मैजिशियन का कहना है कि इन डंजन के अंदर एक ऐसी पावर छुपी है जिससे कोई भी देश युद्ध जीत सकता है, इसलिए पार्थेवियन एम्पायर के किंग ने ड्रैगुल फैमिली को ऑर्डर दिया कि वो सोल्जर को लेकर डंजन के अंदर जाएं और उसे कॉन्करर करें। लेकिन पहले जो 10,000 सोल्जर डंजन के अंदर गए थे वो कभी वापस बाहर नहीं आए, मतलब वो सब डंजन के अंदर ही मारे गए हैं। बाद में सिंबाद अपनी चोट में पट्टी बांधते हुए यूनान से कहता है, उस डंजन को हम डेथ होल कहते हैं, पर मुझे वहां जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास मिलिट्री का ऑर्डर मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे मैं डंजन में रहूं या बाहर रहूं, दोनों हालात में मेरी मौत तो पक्की ही है। पर मुझे इस वॉर और इस एम्पायर के किंग दोनों से नफरत है, जो ये देख ही नहीं पा रहे कि उसके सिटीजन वॉर चाहते ही नहीं है। यूनान कहता है, तुम डंजन में जाओ क्योंकि वहां तुम्हें पावर ऑफ किंग मिलेगी, उसी पावर की मदद से तुम इस किंगडम के नए किंग बनना और इस एम्पायर की तकदीर बदल देना क्योंकि ये करने की पावर से तुम्हारे पास है। इतना कहकर यूनान वहां से गायब हो जाता है। सिंबाद घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे डंजन में जाना ही होगा। एर्जा भी उसकी बात समझ जाती है और उसे बाढ़ की तलवार देते हुए कहती है, बेटा तुमने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, इसलिए मेरी चिंता मत करो, विलेज वाले मेरा ख्याल रख लेंगे। तुम डंजन जाओ क्योंकि मैं और तुम्हारे पापा हमेशा यही चाहते हैं कि तुम वही करो जो तुम दिल से करना चाहते हो। इसके बाद हमें ड्रैगुल के बारे में बताया जाता है, उसके फादर को किंग ने डंजन कॉन्कर करने का मिशन दिया था और वही मिशन पापा ने ड्रैगुल को दे दिया। पर ड्रैगुल को पता है कि जब 10,000 सोल्जर डंजन कॉन्कर नहीं कर पाए तो वो सिर्फ 100 आम सिटीजन के साथ उसे कॉन्कर तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। लेकिन ड्रैगुल को सच पता है कि वो ड्रैगुल फैमिली का सबसे छोटा और सबसे कमजोर बेटा है, इसलिए उसके फादर से डंजन में मरने के लिए भेज रही हैं ताकि सभी आम लोगों के सामने ये मैसेज जा सके कि जब एक नोबल फैमिली का बेटा एम्पायर की जीत के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो आम लोग तो अपनी फैमिली मेंबर को वॉर में भेज ही सकते हैं। तभी वहाँ पार्थेवियन एम्पायर की प्रिंसेस सैरन आती है और कहती है, जो बच्चा बचपन में मेरे पीछे किसी मुर्गी के बच्चे की तरह घूमता था आज वही डंजन कॉन्कर करने जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहने आई हूँ। अगले दिन ड्रैगुल 100 लोगों के साथ डंजन में जाने के लिए रेडी था। तभी वहाँ सिंबाद आता है और कहता है, डंजन की पावर में तुम जैसे युद्ध प्रेमी लोगों के हाथ में नहीं लगने दूंगा बल्कि खुद उसे हासिल करूंगा। जब सिंबाद डंजन के एंट्रेंस पर पहुंचता है तब वहां उसे यूनान मिलता है। वो सिंबाद से कहता है, एक बार डंजन के अंदर चले गए तो तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक तुम उसे कॉन्कर ना कर लो। पर ये सब जानने के बाद भी सिंबाद बिना डरे डंजन के अंदर चला जाता है। उसके पीछे ड्रैगुल भी अपने लोगों के साथ अंदर प्रवेश कर लेता है। डंजन के अंदर जाते ही सिंबाद देखता है कि वो अंदर से उसकी सोच से भी कई ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन जितना ये डंजन खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी। जैसे ही ड्रैगुल अपने लोगों के साथ अंदर आता है उसके 100 सोल्जर को कुछ ही पलों में ड्रैगन हवा में उड़ाकर नीचे फेंक देते हैं तो कुछ को खा ही जाते हैं। ड्रैगुल भी एक ड्रैगन से लड़ता हुआ क्लिफ के किनारे से नीचे गिरने वाला होता है या वो सीधा ड्रैगन के मुंह में जाने वाला था, लेकिन तभी सिंबाद मरे हुए सोल्जर के भाले की मदद से ड्रैगन को मार देता है और ड्रैगुल की जान बचा लेता है। उसके बाद वो उसे एक सेफ जगह पर लेके आता है। सिंबाद उससे पूछता है, जब मैं तुम लोगों से पहले डंजन के अंदर आया तो तुम लोग मेरे आगे कैसे पहुंच गए? लेकिन ड्रैगुल कुछ भी नहीं बताता, उल्टा वो इस बात से गुस्सा हो जाता है कि उस जैसे ताकतवर सोल्जर की जान एक कॉमनर ने बचाई है। सिंबाद कहता है, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन उसकी जगह तुम छोटे बच्चे की तरह गुस्सा कर रहे हो। ड्रैगुल थैंक्स बोलने की जगह पता नहीं क्यों अपना पूरा नोबल नाम बताना शुरू कर देता है जो बहुत लंबा था, इसलिए सिंबाद कहता है, मैं तुम्हें ड्रैकॉन कहूंगा। ये सुनते ही ड्रैगुल, जैसे अब मैं अभी ड्रैकॉन बोलूंगा, गुस्से में उससे लड़ने लगता है और कहता है, तुमने मेरा नाम छोटा क्यों कर दिया? तभी वहाँ सभी ड्रैगन का किंग यानी ड्रैगन पापा उड़ता हुआ आता है, इसलिए दोनों डर के मारे एक दरार में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि ड्रैगन पापा अपने ड्रैगन बच्चों को खा रहा था। इतना ही नहीं, ड्रैगन पापा के सामने ही इस लेवल से बाहर निकलने का एक डोर था, लेकिन ड्रैगन पापा से बचकर उस डोर तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम था। यहाँ भी ड्रैकॉन अपने नोबल होने का रौब दिखाते हुए कहता है, सिंबाद तुम एक कॉमनर हो इसलिए तुम ड्रैगन पापा का ध्यान अपनी तरफ खींचो ताकि मैं आसानी से डोर तक पहुंच जाऊं, और अगर तुम इस दौरान मर भी गए तो मैं खुद तुम्हारी फैमिली को रिवॉर्ड देने जाऊंगा। सिंबाद कहता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं और तुम्हें कब जाके समझ आएगा कि कॉमनर कोई कीड़े नहीं वो भी इंसान होते हैं।
ये सुन ड्रैगन अकेले ही चुपके से डोर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे बेबी ड्रैगन और हॉट वाटर स्टीम से भी बचना पड़ता है, जो कभी भी उसके ऊपर हमला बोल देते थे। किसी तरह जब वो डोर के पास पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश करता है तो डोर खुलता ही नहीं। उल्टा ड्रैगन पापा उसे देख लेते हैं और ड्रैगन ब्रेथ से उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। तब ड्रैगन डरते हुए चिल्लाता है, कोई मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनकर पता नहीं क्यों सिंबाद उसकी जान बचा भी लेता है, पर जिंदा बचने के बाद ड्रैगन गुस्से में कहता है, एक पार्थेवियन एम्पायर के सोल्जर होते हुए उसने एनिमी के सामने अपनी जान की भीख मांगी। उसके हिसाब से भीख मांगने से अच्छा तो वो मर ही जाता। सिंबाद उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम पार्थिवेनियन एम्पायर के सोल्जर होने से पहले एक इंसान हो, इसलिए मौत से डरना बिल्कुल स्वाभाविक है तुम्हारा। और अगर तुम यहाँ मर भी गए तो पार्थिवेनियन एम्पायर को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मानना है कि जो एम्पायर अपने आम लोगों को जबरदस्ती वॉर में मरने के लिए भेज दे उसका खत्म होना तय होता है, लेकिन मैं एक ऐसा किंगडम बनाऊंगा जहां उसकी दीवारों के अंदर लोग आराम से अपनी जिंदगी जी सकें। इतना कहकर सिंबाद ड्रैगन की शील्ड ले लेता है और कहता है, अब देखो मैं ड्रैगन पापा को कैसे हराता हूँ। उसके बाद सिंबाद शील्ड की मदद से हॉट वाटर स्ट्रीम पर सर्फिंग करते हुए ड्रैगन पापा की ड्रैगन ब्रेथ से बचता है और सीधा उसके फेस में अपनी तलवार घुसाकर उसे मार देता है। ड्रैगन पापा के मरने के बाद उन्हें 2 क्रिस्टल बॉल मिलती हैं, उनकी मदद से वो डोर को खोल देते हैं और अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। इसी दौरान ड्रैगन को समझ आता है कि सिंबाद चाहे जितना भी बच्चों वाली हरकतें क्यों ना करता हो, लेकिन खतरनाक जगहों पर वो हमेशा शांत रहता है और हर मुश्किल से बाहर निकलने का सही रास्ता ढूंढ ही लेता है। इसी तरह खतरनाक रास्ते को पार करते हुए वो दोनों एक चर्च जैसी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। वहां भी दोनों मजाक करते हुए आपस में लड़ने लगते हैं। अंदर जाकर जैसे ही सिंबाद एक चिराग को छूता है, उसमें से बाल नाम का एक जिन बाहर आता है और पूछता है, बताओ तुम दोनों में से मेरा मास्टर कौन बनेगा। जिन को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये वही पावर है जिसके बारे में यूनान ने सिंबाद को और मैजिशियन ने किंग को बताया था। ड्रैगन चाहता था कि ये जिन पार्थेवियन एम्पायर के किंग को मिल जाए ताकि वो वॉर जीत सके, लेकिन सिंबाद बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये पावर किंग को मिल गई तो पार्थेवियन एम्पायर के आम लोग फिर भी वॉर में मरते रहेंगे। बाल कहता है, तुम दोनों फाइट करो, जो जीतेगा वही मेरा मास्टर बनेगा। फाइट की शुरुआत में ड्रैगन शॉट चलाने में ज्यादा स्किल था, इसी वजह से वो सिंबाद को हराकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी सिंबाद उसकी तलवार पकड़कर उसे पंच मारते हुए कहता है, ये कोई शॉर्ट टूर्नामेंट नहीं बल्कि गली की लड़ाई है। ड्रैगन उस पंच से लगभग बेहोश होने वाला था, तभी उसे प्रिंसेस सायरन याद आती है जिससे उसने कभी अपने दिल की बात नहीं की, पर जाने से पहले उसने कहा था, मैं डंजन को कॉन्कर करके ही लौटूंगा और आपकी रेपुटेशन को कभी नीचे नहीं आने दूंगा। तब सायरन कहती है, मेरे एम्पायर के लोग मुझे जहरीली स्पाइडर प्रिंसेस कहते हैं, क्योंकि मैंने एनिमीज को जहर देकर उन्हें तड़पा तड़पा कर जो मारती हूँ, इसलिए खुद ही बताओ इससे ज्यादा मेरी रेपुटेशन और क्या खराब होगी। इसलिए ड्रैगन तुम डंजन कॉन्कर करने के लिए अपनी जान दांव पर मत लगाना। लेकिन ड्रैगन फिर भी अपनी जान दांव पर लगा रहा था, क्योंकि उसके बड़े भाई की शादी सायरन से तय हो गई थी, जो सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज थी और उसका भाई सायरन से प्यार नहीं करता था, बस इसलिए शादी कर रहा था जिससे खत्म होते हुए पार्थेवियन एम्पायर की प्रिंसेस के साथ शादी करके ड्रैगन फैमिली पीछे से रॉयल फैमिली को सपोर्ट कर सके। इसलिए अगर ड्रैगन यहाँ हार जाता है तो इसका असर सायरन और पूरे पार्थेवियन एम्पायर पर पड़ेगा। दूसरी तरफ सिंबाद भी अपनी माँ, अपने विलेज और पूरे पार्थेवियन एम्पायर को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए लड़ रहा था। इसी वजह से लड़ाई का विनर सिंबाद बनता है और बाल उसकी तलवार में समा जाता है। इसके बाद पूरे डंजन गायब हो जाता है और वहां सिर्फ सिंबाद और उसके डंजन का ट्रेजर रह जाता है। जब बाकी सोल्जर देखते हैं कि डंजन कॉन्करर हो चुका है, तब वो सिंबाद से कहते हैं कि वो ट्रेजर और डंजन की पावर पार्थेवियन एम्पायर के हवाले करें, लेकिन जब सिंबाद मना कर देता है तब सोल्जर उस पर हमला कर देते हैं। तभी वहां यूनान आकर कहता है, सिंबाद तुमने डंजन कॉन्कर करके उसकी पावर तो ले ली, लेकिन तुम्हें उसका इस्तेमाल करते नहीं आता। इतना कहकर यूनान बाल को तलवार से बाहर निकालता है और सिंबाद को उस पावर का इस्तेमाल करना सिखाता है। नई पावर और बाल की मदद से सिंबाद सभी सोल्जर को बिजली के झटके दे देता है। इसके बाद यूनान अपनी पावर की मदद से सिंबाद उसके ट्रेजर को हवा में उड़ा के सीधा टीशॉन विलेज भेज देता है। विलेज पहुंचकर जब सिंबाद घर जाता है तब उसे पता चलता है कि वो 2 महीने से दूर था। इसी बीच एर्जा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। जब सिंबाद अपनी माँ के पास पहुंचता है तो एर्जा को लगता है कि वो मरने से पहले बार्ड को देख रही है, इसलिए वो सिंबाद को बार्ड समझकर कहती है, बार्ड हमारा बेटा सिंबाद बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया है, अब वो तुम्हारी तलवार लेकर एडवेंचर पर गया है। इतना ही नहीं, वो अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार करता है। इतना कहने के बाद एर्जा भाई हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। इसके बाद पूरे एम्पायर के आम लोगों का सिंबाद रोल मॉडल बन जाता है, क्योंकि सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने उस डंजन को कॉन्कर कर लिया जिसमें एम्पायर के 10,000 एलाइड सोल्जर मारे गए थे। लेकिन इसी वजह से सिंबाद रॉयल फैमिली की आंखों का कांटा भी बन गया था, क्योंकि सिंबाद की वजह से बहुत से आम लोग वॉर में जाने से मना करने लगे
लगे थे क्योंकि उन्हें भी सिंबाद की तरह वॉर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए रॉयल फैमिली ने सिंबाद को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन सिंबाद प्रिंसेस सैरन को हॉस्टेज बनाकर अपने विलेज और एम्पायर को छोड़ देता है और एक छोटी सी बोट से दुनिया बदलने के सफर पर निकल पड़ता है। सिंबाद के डंजन कॉन्कर करने के बाद पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए नए डंजन प्रकट होने लगते हैं। इसी के बाद बहुत से लोग उन डंजन को कॉन्कर करने के लिए जाने लगे और इसी तरह डंजन कॉन्करर का युग शुरू हो गया। इसके बाद कहानी ड्रैकन की तरफ बढ़ती है, जहां उसके पापा उससे कहते हैं तुम डंजन कॉन्कर करने में फेल हो गए और प्रिंसेस सैरन की रेपुटेशन भी सिंबाद ने उन्हें हॉस्टेज बनाकर खराब कर दी, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। इसी वजह से किंग तुमसे इतना गुस्सा थे कि वो तुम्हें आर्मी से निकालने वाले थे, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई बारबरोसा जो आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर ड्रैकन तुम्हें एक और मौका दिया जाता है। अब उसका मिशन है सिंबाद के जिन को वापस लाना, इसीलिए वो पार्थेवियन एम्पायर के सीक्रेट टीम के साथ उसे भेजा जाता है। साथ ही मैजिशियन फैलन भी ड्रैकन को सिंबाद की सही लोकेशन बताती रहेगी। इसी वजह से प्रेजेंट में ड्रैकन नॉर्थ की इमचाक ट्राइब की तरफ जा रहा होता है क्योंकि सिंबाद उसी तरफ जा रहा है। पर हमें पता चलता है हमारा हीरो सिंबाद तो समुद्र में खो जाने की वजह से ठंड से बुरी तरह कांप रहा होता है। तभी उसकी नजर हीना नाम के एक वॉरियर पर पड़ती है जो अपनी बहन पीपी रीखा के साथ एक बहुत ही खतरनाक सी मॉन्स्टर का शिकार करने आया होता है। अगर वो उस मॉन्स्टर को मार देगा तो उसकी ट्राइब उसे एक असली वॉरियर मार लेगी, लेकिन सी मॉन्स्टर अचानक उनकी बोट के नीचे आ जाता है और जोर का धक्का देकर उन दोनों को पानी में गिरा देता है। अपनी बहन पीपा रीका को बचाने के चक्कर में हीना मॉन्स्टर के हमले से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पीपा रीका की जान बचा लेता है। इसके बाद हीना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने हार्पून से सी मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन आखिरी पल में वो मॉन्स्टर से डर जाता है। इसी वजह से उसका अटैक बेकार चला जाता है और मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। उल्टा गुस्से में वो हीना और पीपी रीका को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सिंबाद सही समय पर वहां पहुंच जाता है और बाल की लाइटनिंग पावर का यूज करके सी मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से मार देता है। जब पीपी रीका को होश आता है तो वो खुशी से ये समझते कि सी मॉन्स्टर को उसके भाई हीना ने मारा है। इसी वजह से उसे लगता है कि अब हीना को वॉरियर नेम मिलेगा जो इमचाक ट्राइब में सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो सी मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन यहाँ से सिंबाद का पोपट हो जाता है क्योंकि गाँव की लड़की पीपा रीका पर उसकी खूबसूरती का कोई असर नहीं होता। रात में सिंबाद को पता चलता है कि हीना और पीपा रीका इमचाक ट्राइब के चीफ के बच्चे हैं। साथ ही उसे ये भी मालूम चलता है कि इमचाक ट्राइब बाहर से आए लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते और उन्हें पसंद भी नहीं करते, लेकिन सिंबाद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पूरी दुनिया घूम कर नए नए एक्सपीरियंस लेना चाहता है। रात को समुद्र के पास बैठे हीना से सिंबाद कहता है सी मॉन्स्टर को तुम्हें ही मारना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे मार दिया, पर मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकता था कि वो पीपा रीका को मार दे। वैसे अपनी बहन को बचाते वक्त तुम बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे। अगले दिन तीनों इमचाक ट्राइब पहुंचते हैं। वहां जाते ही सिंबाद की नजर सबसे पहले ट्राइब की खूबसूरत लड़कियों पर पड़ जाती है। जब वो ट्राइब चीफ के पास पहुंचते हैं तो चीफ हीना से कहते हैं तुम सी मॉन्स्टर को मारकर फर्स्ट क्लास वॉरियर बन गए हो, अब तुम्हें गाँव की सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। इसी वजह से तुम्हें किसी बाहरी इंसान को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। चलो। अंदर आने के बाद सिंबाद को पता चलता है कि ट्राइब वाले हर साल सी मॉन्स्टर को मारने वाले दिन को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं और समुद्र का उन्हें हर साल अच्छी अच्छी फिश देने के लिए शुक्रिया अदा भी करते हैं। इतना ही नहीं, इसी दिन नए वॉरियर को उनका वॉरियर नेम भी दिया जाता है। उसके बाद चीफ बताते हैं कि नॉर्थ के वाटरफॉल के पास अचानक एक नई बिल्डिंग प्रकट हुई है। ये सुनकर सिंबाद उन्हें बताता है उस बिल्डिंग को डंजन कहते हैं। मेरे पार्थवेवियन में भी ऐसा ही डंजन प्रकट हुआ, उसके अंदर जितने भी लोग गए सब मारे गए, सिर्फ मैं और एक आदमी जिंदा बाहर आए थे। मैं उस डंजन से एक जिन भी लेकर आया हूँ जो मेरी तलवार में रहता है, इसलिए मेरी बात मानिए और अपनी ट्राइब से किसी को भी उस डंजन के अंदर मत भेजना। सिंबाद की तलवार की चमक देखकर चीफ मान जाते हैं कि वो एक असली वॉरियर है। इसके बाद वो इमचाक ट्राइब की परंपरा के मुताबिक उसे खाने का बाउल देकर वेलकम करते हैं। साथ ही शुरुआत में अच्छे से बात ना करने के लिए माफी भी मांगते हैं और सिंबाद की बात मानकर कहते हैं कि वो अपनी ट्राइब से किसी को भी डंजन में नहीं भेजेंगे। लेकिन जब फेस्टिवल शुरू होता है तो हीना सबसे दूर अकेला खड़ा होता है। वो सोचता है कि पहले ही ट्राइब वाले उसे कमजोर और डरपोक कहते थे क्योंकि वो कभी सी मॉन्स्टर को नहीं मार पाया। अगर सबको सच पता चल गया कि मॉन्स्टर को उसने नहीं बल्कि सिंबाद ने मारा था तो क्या होगा। इसी सोच में डूबे हुए हीने के पास पीपी रीका आती है और कहती है ब्रो तुम एक रियल वॉरियर बनने वाले हो, इसलिए प्रेशर लेना तुम्हारे लिए तो नॉर्मल है, लेकिन ये भी तो सोचो कि रियल वॉरियर बनने के बाद तुम अपनी पसंद की लड़की के पापा से उसका हाथ मांग सकते हो। इसके बाद दोनों अपने पापा के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिंबाद ज्यादा शराब पीने की वजह से पूरी तरह से नशे में सो रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पार्थेवियन एम्पायर के असैसिन ग्रुप का लीडर जफार उस पर हमला कर देता है, लेकिन सिंबाद सोती हुई जफार को लात मारकर बच जाता है उस अटैक से। फिर वो जफार से कहता है बच्चे तुम्हें थोड़े मैनर सीखना चाहिए, जैसे सोते हुए इंसान पर हमला नहीं करते। इसके बाद सिंबाद बड़ी ही आसानी से जफार के हर अटैक से बचता रहता है और बाल की लाइटनिंग पावर का यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है, फिर उसे रस्सी से बांध देता है। लड़ाई की आवाज सुनकर हीना और पीपी रीका भी अंदर आ जाते हैं
सब कुछ जानने के बाद वो कहते हैं तुम एक असैसिन को इतने हल्के में ले रहे हो। इस पर सिंबाद कहता है खुद ही देखो, ये तो एक छोटा बच्चा है जो मजबूरी में असैसिन बना होगा। ये सुनकर हंसते हुए जफार कहता है सिर्फ 6 साल की उम्र में मैंने अपने ही हाथों से अपने मम्मी पापा को मारा था, बताओ क्या कोई आम बच्चा ऐसा कर सकता है? नहीं ना। जफार की ये बात सुनकर गुस्से में सिंबाद उसे थप्पड़ मारकर कहता है ये कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है। लेकिन इससे पहले कि सिंबाद उसे और को समझा पाता, जफार के बाकी असैसिन मेंबर वीटल और महाद स्मोक बॉम्ब का यूज करके उसे वहां से ले जाते हैं। लेकिन जफार ने ठान लिया था कि वो सिंबाद को अपने ही हाथों से मारेगा। जफार के जाने के बाद हीना और पीपी रिका सिंबाद से पूछते हैं कि असैसिन कौन था और इसे किसने तुम्हारे को मारने के लिए भेजा था। इस पर सिंबाद उन्हें बताता है मैं पार्थेवियन में एक वांटेड मैन हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कंट्री को धोखा दिया और भी बहुत कुछ किया, इसी वजह से वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। सिंबाद को इतनी आसानी से ये बात बताता देख हीना पूछता है तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें कभी भी मारा जा सकता है? इस पर सिंबाद कहता है ये जिंदगी जीने का रास्ता मैंने खुद चुना है और मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं कभी हार नहीं मानने वाला। सिंबाद की आंखों में इतना ज्यादा आत्मविश्वास देकर हीना मन ही मन एक फैसला ले लेता है। इसी वजह से जब वॉरियर नेम देने वाला फेस्टिवल शुरू होने वाला था तब वो वहां से चला जाता है और पीपरिका के लिए एक लेटर छोड़ देता है। लेटर में हीना लिखता है मैं खुद को एक सच्चा मतलब रियल वॉरियर साबित करने के लिए डंजन कॉन्कर करने जा रहा हूँ। ये पढ़कर सिंबाद पीपरिका से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे भाई को जिंदा वापस लेकर आऊंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। तब पीपरिका पूछती है सिंबाद तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुम खुद को भी और मेरे भाई को डंजन से जिंदा वापस ले आओगे? इस पर सिंबाद कहता है क्योंकि मैं किंग कैंडिडेट हूँ, इसी वजह से डंजन की पावर मुझे ही मिलेगी। डंजन के पास पहुंचकर हीना कहता है अगर मैंने डंजन की पावर हासिल कर ली तो मैं भी सिंबाद जितना स्ट्रांग हो जाऊंगा, उसके बाद मेरी ट्राइब का कोई भी इंसान मुझे कमजोर नहीं कहेगा। जब सिंबाद डंजन के अंदर जा रहा होता है तब दूर से यूनान उसे देखकर कहता है डंजन ने एक बार फिर तुम्हें अपने पास आने पर मजबूर कर ही दिया सिंबाद। डंजन के अंदर आने के बाद वहाँ की खूबसूरती देख हीना को लगता है कि सिंबाद ने गलत कहा था कि यहाँ जान का खतरा होता है, पर इतना ही कहना था कि तभी बहुत सारी तितलियां हीना की पूरी बॉडी को ढांक लेती हैं और उसका खून पीने लगती हैं। उनसे बचने के लिए हीना पानी में डूबकर दूर चला जाता है और बच जाता है, लेकिन अभी भी वो डंजन की पावर लेने पर अड़ा रहता है। जब वो डंजन के गेट के पास पहुंचता है तब उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्राइम मास्टर हमला कर देता है। उन दोनों की लड़ाई कभी पानी के अंदर तो कभी पानी के बाहर होती है। अब हीना पहले वाला डरपोक नहीं रहा था, इसलिए वो बिना डरे सी मास्टर के हॉर्न से बने अपने नए हथियार से क्रैम मास्टर के हाथ पैर काट देता है। जब वो उसे मारने जाता है तो क्रैम मास्टर अपने पेट के नीचे आंखें और मुंह खोलकर हीना पर हमला करने वाला होता है। तभी वीटेल जो ड्रैगन के साथ डंजन आया था वो क्रैम मास्टर को मार देता है और इस तरह हीना की जान बच जाती है। पर हीना गुस्से में बोलता है कि हर बार आखिरी वक्त पर कोई और उसका शिकार क्यों मार देता है। जफार को क्रैब मास्टर की बॉडी से क्रिस्टल बॉल मिलती है। उसे देख ड्रैगन कहता है कि इसकी मदद से वो लोग दूसरे लेवल पर जाने के लिए सामने वाला दरवाजा खोल सकते हैं। इसके बाद वो लोग हीना को नजरअंदाज करके वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि डंजन को जीतने के लिए सिंबाद यहाँ जरूर आएगा तो वो उसे मार सकते हैं। वहाँ अपने आप को नजरअंदाज होता देख हीना गुस्से में ड्रैगन के लोगों पर हमला बोल देता है। इसके जवाब में जाफार, वेटल और महाद अपनी बॉडी को बदलकर हीना पर पलटवार करते हैं। हीना उन सबके हमलों से बचते हुए फिर से उन तीनों पर हमला करता है, लेकिन इस बार जाफार उसे रस्सियों से बांध लेता है और उस गुस्से में उसे खत्म करने वाला होता ही है कि तभी वहाँ सिंबाद बाल की लाइटनिंग पावर से सभी को हीना से दूर कर देता है। हीना सिंबाद को डंजन में देख हैरान होता है, लेकिन ड्रैगन नहीं। सिंबाद ड्रैगन को देख ही कहता है उसे पूरा यकीन था कि बाल वाले डंजन के बाद वो दोनों फिर किसी और डंजन में जरूर मिलेंगे। सिंबाद को देख फैलन भी अपना परिचय देती है कि वो पार्थेवियन एम्पायर की कोर्ट मैजिशियन है, पर जाफार सिंबाद को मारना चाहता था, इसलिए वो उसे देखते ही उस पर हमला बोल देता है और उन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। जाफार समझ नहीं पाता कि सिंबाद उसके हर हमले से बचता हुआ उस पर पलटवार कैसे कर देता है। लड़ाई खत्म करने के लिए जब सिंबाद बाल की लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है तब ड्रैगन बंदूक से उसके हाथ पर गोली चलाकर उसे रोक देता है। इसके बाद जाफार एक बार फिर सिंबाद पर हमला करता है, लेकिन इस बार हीना उससे हमले से सिंबाद को बचा लेता है। फिर वो दोनों पानी में छलांग लगाकर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके सामने 5 दुश्मन थे और वो सिर्फ 2। ये देख फैलन अपने मैजिक से पूरी नदी को बर्फ में बदलना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी वो दोनों बचकर निकल जाते हैं। पानी से बाहर आने के बाद हीना गुस्से में कहता है कि सिंबाद हर बार उसके रास्ते में आ जाता है, लेकिन वो डंजन की पावर लेकर उससे भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। तो सिंबाद कहता है हीना तुम तो पहले से ही ताकतवर हो। फैलन को लगता है कि पार्थेवियन एम्पायर के असैसिन ग्रुप सिर्फ नल्ले और कमजोर लोग हैं, इसलिए तो 2 बार सिंबाद से लड़ाई करने के बाद भी वो उसे मार नहीं पाए। इसलिए फैलन जाफर और बाकी तीनों को एक अजीब चीज खाने के लिए देती है जिससे उनकी पावर बढ़ सकती है और वो सिंबाद को आसानी से मार सकते हैं। इसके बाद ड्रैगन क्रिस्टल लगाकर दरवाजा खोलते हैं और सब अंदर चले जाते हैं। फिर ड्रैगन लाल पत्थर वाले लॉकेट को छूकर डंजन के जिन्न वैले 4 को बुलाता है। आते ही जिन्न फैलन को मार देता है, लेकिन वो असली फैलन नहीं बल्कि उसकी डॉल थी और असली फैलन पार्थेवियन एम्पायर में बारबरोसा से कहती है जिन ने उसका पता लगा लिया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ मौजूद लोगों के लिए एक गिफ्ट छोड़कर आई है।
है। फैलन के मरने के बाद जिन पूछता है कि उसका मालिक कौन बनेगा। ड्रैकन कहता है कि वो उसका मालिक बनना चाहता है और बाद में उसकी पावर पार्थेवियन के किंग को दे देगा। ये सुनकर जिन एक छोटी बिल्ली के रूप में आता है और कहता है ड्रैकन किंग कैंडिडेट बनने के लायक नहीं है, इसलिए वो उसका मास्टर नहीं बन सकता क्योंकि वो उसकी पावर किसी और किंग के लिए इस्तेमाल करेगा। तभी वहां सिंबाद और हीना आ जाते हैं। उन्हें देख जिन कहता है कि अब ये 6 लोग उसका मास्टर बनने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जो जीतेगा वही उसका मास्टर बनेगा। साथ ही वो ड्रैकन को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए कहता है। सिंबाद भी इसमें हिस्सा लेता है। जिन उससे पूछता है कि बाल की पावर उसके लिए काफी नहीं है। सिंबाद कहता है कि जितना मिले उतना कम। हीना मन ही मन फैसला करता है कि जिनकी पावर उसे ही मिलेगी, पर जिन उन सबको लड़ाई करने के बजाय अपनी पावर से 3 आंखों वाली छोटी बिल्ली बनाता है और कहता है जो सबसे पहले इस बिल्ली को पकड़ेगा वही मेरा मास्टर बनेगा। इसके लिए एक समय सीमा भी तय की गई है। अगर समय खत्म होने से पहले किसी ने बिल्ली को नहीं पकड़ा तो सब लोग हमेशा के लिए इस डंजन में फंसकर रह जाएंगे। सब लोग एक साथ बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर जो भी उसके पास पहुंचता तो दूसरे लोग उस पर हमला करके उसे रोक देते और जिन भी यही चाहता था कि कोई भी बिल्ली को ना पकड़ सके और सब लोग हमेशा के लिए यहाँ ही फंस जाएं। लेकिन सिंबाद समझ गया था कि जिन क्या चाहता है, इसलिए वो सबको इस बारे में बताता है और एक आइडिया देता है कि सब लोग घेरा बनाकर बिल्ली को बीच में ले आएंगे और फिर एक साथ उस पर छलांग लगाकर उसे पकड़ सकेंगे। सिंबाद कहता है कि इस योजना में सबको एक ही वक्त पर बिल्ली को पकड़ना होगा, इसलिए किसी एक को सबको सिग्नल देना पड़ेगा। ड्रैकन कहता है कि जो सिग्नल देगा उसके पास फायदा रहेगा क्योंकि वो सिग्नल देने से पहले खुद बिल्ली को पकड़ सकता है। इस पर सिंबाद कहता है कि सिग्नल देने का काम वो करेगा क्योंकि उसके पास पहले से ही एक जिन है और उसे दूसरे जिन की कोई जरूरत नहीं। वो सबसे कहता है कि उस पर भरोसा रखें और पता नहीं क्यों बाकी सब सिंबाद की बात मान लेते हैं और जैसे ही सिंबाद सिग्नल देते हैं सब बिल्ली को पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो उस पर छलांग लगा देती है और सिंबाद 3 आंखों वाली बिल्ली को पकड़ लेता है। जब सब लोग सिंबाद पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उसने धोखा दिया है, तब सिंबाद जवाब देता है अगर उसने ऐसा ना किया होता तो वो सभी के साथ हमेशा के लिए इस डंजन में फंस जाता, इसलिए सबको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर सिंबाद कहता है कि उसे जिन की पावर की जरूरत है क्योंकि पार्थेवियन एम्पायर से निकलने और इमचाक ट्राइब आने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ कोई भी देश एक दूसरे से वॉर ना करे। वो अपनी खुद की कंट्री बनाकर शुरुआत करेगा जहाँ सब लोग सामान और बाकी चीजों का ट्रेड करेंगे और वॉर के बिना दुनिया बनेगी। सिंबाद कहता है कि ये सपना सुनने में बच्चों जैसा लग सकता है, लेकिन वो वही इंसान है जिसने दुनिया में पहली बार डंजन जीता था, इसलिए वो पूरी दुनिया को पीस वाली दुनिया में बदल के रहेगा। इसके लिए उसे कॉमरेड की जरूरत है। वो सबसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ ही बनेंगे क्योंकि वो उसे मर्चेंट, डिप्लोमेसी का काम करने वाले और सीक्रेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए लोग चाहिए। सिंबाद की बात सुनते वक्त उसके पीछे उसके भविष्य की छवि दिखाई देती है। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग महसूस करते हैं कि वो सिंबाद का साथ देना चाहते हैं दिल से। ये बातें सुनने के बाद जाफर भी सिंबाद के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही सिंबाद उससे हाथ मिलाता है जाफर उसके हाथ पर हमला कर देता है और कहता है कि क्या सिंबाद को सच में लगा था कि वो उसका नौकर बने। सिंबाद कहता है नौकर नहीं बल्कि कॉमरेड। तभी जाफर, बैटल और महाज की नाक, मुंह और आंखों से काला पदार्थ मतलब ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है और वो तीनों मिलकर एक मॉन्स्टर बनने लगते हैं। जिन बताता है कि अगर उस मॉन्स्टर को रोकना है तो अभी इसी वक्त इन तीनों को मारना होगा। जब ड्रैकन उन पर बंदूक चलाने वाला होता है तब सिंबाद उसके सामने आकर कहता है ये तीनों उसके कॉमरेड हैं, इसलिए वो उन्हें मरने नहीं दे सकता। वैलेफोर बताता है कि इन सब के मॉन्स्टर बनने की वजह ब्लैक मैजिक है और उसके पीछे वही मैजिशियन लड़की है जिसे वो पहले ही मार चुका है। लेकिन उसकी बात भी खत्म नहीं होती कि तभी जाफर और बाकी लोग अचानक एक 4 हाथ वाले बुल मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर होता है कि अपने पहले ही हमले से सिंबाद को दूर उड़ाकर दीवार से टकरा देता है। ये देख ड्रैकन सिंबाद से कहता है कि अब तुम्हें इस मॉन्स्टर को मारना ही होगा क्योंकि ये अब तुम्हारे कॉमरेड नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर बन चुका है जिसका सिर्फ एक ही काम है, यहाँ मौजूद सभी लोगों को मारना। वो ये भी कहता है कि हमें ये तक नहीं पता कि जाफर और बाकी लोग कभी नॉर्मल भी हो सकते हैं या नहीं, इसी वजह से तुम्हें अपनी जिन पावर का इस्तेमाल करके इसे खत्म करना होगा क्योंकि मेरी बंदूक की गोली का इस पे कोई असर नहीं हो रहा है। सिंबाद तब वैलेफोर कहता है तुम्हारे दोस्त को बचाने का एक रास्ता अभी भी है। वो बताता है कि ये मॉन्स्टर तुम्हारे दोस्तों को कोर की तरह इस्तेमाल करके उनका मैजिक यूज कर रहा है, इसलिए अगर तुम एक ही हमले में इसका कोर तबाह कर देते हो तो तुम्हारे सभी दोस्त वापस नॉर्मल हो जाएंगे। ये सुनते ही हीना और ड्रैकन मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर सिंबाद अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट देता है। लेकिन जब वो अगला हमला करके कोर तबाह करने ही वाला होता है कि तभी मॉन्स्टर का कटा हुआ हाथ अपने आप सिंबाद की जिन तलवार छीन कर दोबारा अपनी बॉडी से जुड़ जाता है। इसके तुरंत बाद उस हाथ की हथेली में फैलन प्रकट हो जाती है और उसके पास अब सिंबाद की तलवार थी।
फैलन कहती है कि वो सीधा ड्रैगुल फैमिली के बड़े बेटे बारबरोसा के अंदर काम कर रही है। इसके बाद बारबरोसा फैलन के जरिए अपने नाखून काटते हुए ड्रैगन से कहता है कि छोटे भाई तुम्हें मरा हुआ मानकर लेफ्टिनेंट की रैंक दे दी गई है, क्योंकि तुम ना फर्स्ट डंजन कॉन्कर कर पाए और ना ही सिनबाद उसका जिन वेपन ले पाए। इसलिए अगर तुम जिंदा वापस घर आ भी गए तो तुम्हारी वजह से ड्रैगुल फैमिली का नाम नीचे चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे काफी पहले से पता है कि तुम मेरी बीबी प्रिंसेस सैरन से वन साइडेड प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा वापस नहीं आने दे सकता, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है। ये सब सुनकर ड्रैगन पूरी तरह टूट जाता है और इसी बीच मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन हीना उसे बचा लेता है, पर खुद मॉन्स्टर के हाथों पकड़ा जाता है। तब फैलन सिनबाद से कहता है कि जब तुम्हारे पास तलवार थी तभी तुम्हें इस मॉन्स्टर को मार देना चाहिए था। ये सुनकर सिनबाद हीना का वेपन उठाकर कहता है कि मैं बिना अपने वेपन के भी लड़ सकता हूँ, लेकिन मॉन्स्टर के बाकी 3 हाथों से बुरी तरह पीटते रहते हैं। ये देख हीना को समझ आ जाता है कि सिनबाद सिर्फ इसलिए ताकतवर नहीं है क्योंकि उसके पास जिन वेपन है, बल्कि वो इसलिए ताकतवर है क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता। इसलिए असली किंग कैंडिडेट वही है, और चाहे मुझे डंजन की पावर मिल भी जाए तब भी मैं सिनबाद जितना ताकतवर कभी नहीं बन सकता। इसके बाद हीना खुद को मॉन्स्टर की पकड़ से आजाद कराता है और अपना वेपन लेकर सिनबाद से कहता है कि हर बार तुम मुझे बचाते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास ही एक ऐसी पावर है जिससे मैं एक ही हमले में इस मॉन्स्टर का कोर तबाह कर सकता हूँ। ये सुनकर सिनबाद हीना की मदद करने के लिए मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है, ताकि हीना को अपना फाइनल अटैक चार्ज करने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाए। इस बार सिनबाद मॉन्स्टर के हर हमले से ऐसा बचता है जैसे उसे पहले से पता हो कि मॉन्स्टर कब और कहां हमला करने वाला है। ये देख फैलन भी हैरान हो जाती है। फिर फैलन अपने मैजिक से सिनबाद के पैर जमा देती है, इसी वजह से वो भाग नहीं पाता और मॉन्स्टर से पकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है। लेकिन तभी ड्रैगन मॉन्स्टर के सर पर हमला कर देता है। वो कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी पार्थेवियन एम्पायर के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन बदले में उसे अपने ही सगे भाई से धोखा मिला। इसलिए वो फैलन के जरिए बारबरोसा से कहता है मैं पार्थेवियन लौट कर तुम्हें मारूंगा और प्रिंसेस सैरन को भी तुम्हारी कैसे आजाद करवाऊंगा। ड्रैगन के हमले की वजह से मॉन्स्टर सिनबाद को छोड़ देता है। इसके बाद सिनबाद और ड्रैगन मिलकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते रहते हैं और इसी बीच हीना इमचाक ट्राइब की पावरफुल टेक्निक चार्ज करके एक ही हमले में मॉन्स्टर का कोर तबाह कर देता है। इसी के साथ जफार और बाकी सब लोग दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। अपना प्लान फेल होता देख के फैलन का ध्यान एक पल के लिए हट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सिनबाद उस पर हमला करके फैलन को मार देता है और अपनी तलवार वापस ले लेता है। लेकिन जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है तभी जफार एक बार फिर मॉन्स्टर में बदलने लगता है। तब फैलन बताती है कि उसने जफार को ही अकेला मॉन्स्टर का कोर बना दिया है, क्योंकि बचपन से ही उसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और उदासी थी। इतना ही नहीं, अगर इस बार मॉन्स्टर का कोर तबाह किया गया तो जफार भी मारा जाएगा, क्योंकि अब उसकी बॉडी ही कोर बन चुकी है। ये जानने के बाद भी सिनबाद एक बड़ा फैसला लेता है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। फिर वो बनते हुए कोर को पकड़कर जफार के माइंड के अंदर चला जाता है। वहाँ बाल उसे बताता है कि तुम्हें जफार को समझाना होगा वरना वो पूरी तरह मॉन्स्टर बन जाएगा। जफार के माइंड के अंदर सिनबाद देखता है कि वहाँ 2 जफार मौजूद हैं, एक प्रेजेंट वाला असैसिन जफार और दूसरा छोटा मासूम जफार जो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है बेचारा। असैसिन जफार उस मासूम जफार से कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में जिंदा रहने और खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए हमने अपने ही मम्मी पापा को मार दिया था, पर इतना सब करने के बाद भी हम दोनों मरने वाले हैं और अगर बच भी गए तो वापस कहाँ जाएंगे। हमारे पास ना तो कोई घर है और ना ही जीने की कोई वजह है। ये सुनकर सिनबाद दोनों को गले लगाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी जीने की वजह भी बनूंगा, क्योंकि तुम मेरे कॉमरेड हो, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। माइंड के बाहर सिनबाद अपनी लाइटनिंग पावर खुद पर और जफार पर गिराता है, जिससे ब्लैक मैजिक तबाह हो जाता है और जफार मॉन्स्टर नहीं बन पाता बल्कि नॉर्मल हो जाता है। ये देख वैलेफोर हैरान होता है कि एक इंसान ने किसी को ब्लैक मैजिक में पूरी तरह समाने से रोक दिया। इसके बाद वैलेफोर दोबारा अपने असली रूप में आता है और पूछता है कि बताओ मेरा मालिक तुम में से कौन बनेगा। तब सभी लोग सिनबाद का नाम लेते हैं, क्योंकि वो सब उसे अपना किंग मान चुके होते हैं। सिनबाद को पावर मिलते ही डंजन गायब हो जाता है और वहाँ सिर्फ ट्रेजर और जिंदा बचे हुए लोग रह जाते हैं। उसी वक्त इमचक ट्राइब के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो सभी को वापस अपनी ट्राइब ले जाने आए हैं। लेकिन ड्रैगन उनके साथ नहीं जाता और वापस पार्थेवियन एम्पायर की तरफ निकल पड़ता है। उसे पता है कि वहाँ उसकी जान भी जा सकती है, फिर भी वो प्रिंसेस सैरन को बचाने और अपने भाई को मारने के लिए लौट रहा है। पर जाने से पहले वो सिनबाद से कहता है कि इस बार हमारी पक्की वाली आखिरी मुलाकात है, चलो बाय। जाते हुए ड्रैगन मनी मन सोचता है कि अगर वो भी एक आजाद इंसान होता तो जफार की तरफ सिनबाद को अपना मास्टर मान लेता। इसके बाद दुनिया में पहली बार किसी जिन की पावर किसी और को मिलती है, क्योंकि जो इंसान किंग वैसल का भरोसा जीत लेता है उसे जिन हाउस होल्ड वैसल मान लेते हैं, यानी अपने मास्टर की फैमिली मानकर कुछ पावर दे देते हैं। और ड्रैगन की इस पावर के बारे में कब उसे पता चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद इमचक ट्राइब में हीना को ऑफिशियली उसका वॉरियर
नाम दिया जाता है जो हीना हो होता है। फिर सब लोग साथ बैठकर दारू पीते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हीना अपने पापा को अलग ले जाकर कहता है कि मैं दिल और जान से सिंबाद की तलवार और ढाल बनकर उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इमचक ट्राइब छोड़कर जाने की इजाजत दीजिए पापा। ये सुनकर चीफ भी मान जाते हैं क्योंकि हीना अब एक असली वॉरियर बन चुका होता है और अपना खुद का फैसला ले सकता है। इसी वजह से उसके पापा उससे खुश होते हैं, ना कि गुस्सा। इसके बाद हीना और सिंबाद इमचक ट्राइब के कैपिटल में सबसे बड़े लीडर के पास जाकर उनकी बेटी रूरू का हाथ मांगते हैं। शुरू में लीडर हीना से नाराज होता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, लेकिन हीना अभी उसे वो सब नहीं दे सकता। लेकिन जब हीना कहता है कि मैं रूरू और अपने मास्टर के सपने को साथ मिलकर पूरा करूंगा, भले ही आज मैं उसे सब कुछ ना दे सकूं, लेकिन फ्यूचर में उसे सब कुछ जरूर दूंगा, तब रूरू के पापा भी उसे हीना के साथ इमचक ट्राइब छोड़कर जाने की इजाजत दे देते हैं। इसी के साथ सिंबाद पहला ऐसा इंसान बन जाता है जिसने इमचक ट्राइब के साथ ट्रेड शुरू किया और इसी वजह से पूरी दुनिया उसे एडवेंचर सिंबाद के साथ साथ एक ट्रेडर के रूप में भी पहचानने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूरू सिंबाद और जफार को कस्टमर से अच्छे से बात करना सिखा रही होती है, साथ ही वो उन्हें पढ़ाई लिखाई और अच्छे तौर तरीके भी सिखा रही है। लेकिन जफार को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। पढ़ाई से परेशान होकर वो गुस्से में रूरू को बुढ़िया बोल देता है। बस फिर क्या था, रूरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो जफार की अच्छी खासी पिटाई कर देती है। अब जफार के पास चुपचाप दोबारा पढ़ाई शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। शुरू में वो मजबूरी में पढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई में उसे दिलचस्पी बढ़ने लगती है और आखिर में उसे पढ़ना अच्छा लगने लगता है। जफार को इतना खुश देखकर वीटेल महाद और हीना से कहता है कि उसने पहली बार जफार को इतना खुश देखा है। इस पर हीना गर्व से कहता है, मेरी बीबी है ही इतनी अच्छी टीचर कि जो भी उससे पढ़ता है पढ़ाई को एंजॉय करने लगता है। लेकिन लगातार पढ़ाई करने की वजह से सिंबाद और जफार दोनों का दिमाग थक जाता है। तभी रूरू उनके लिए खाना बनाकर लाती है। जैसे ही दोनों खाना खाते हैं तो खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू तक आ जाते हैं। ये देख हीना वीटेल और महाज से कहता है क्यों ना इतनी देर काम करने के बाद थोड़ी शराब पी जाए। लेकिन तभी रूरू सिंबाद और जफार को ठीक से खाना ना खाने पर गुस्सा करती है, पर रूरू का गुस्सा देखते ही हीना समझ जाता है कि वो इशारों में उसे कह रही है शराब पीने का ख्याल छोड़ दो और जाकर सीधा अपना काम करो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार ये लोग रैम एम्पायर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उसकी राजधानी में नहीं बल्कि एम्पायर के दूसरे सबसे बड़े शहर में आते हैं। ये शहर राजधानी से थोड़ा ही छोटा है, लेकिन यहाँ की आबादी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बिजनेस के मामले में बालबार्ड किंगडम को भी पीछे छोड़ देता है। रैम एम्पायर पहुंचते ही सिंबाद अपनी दुकान लगा लेता है। यहाँ वो इमचक ट्राइब से लाए हुए सामान को बेचना शुरू करता है। पहले लोगों को शक होता है कि ये सामान असली भी है या नहीं। तब जफार इमचक का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाकर बताता है कि ये सामान वो लोग ऑफिशियल तरीके से लाए हैं और वो कोई धोखेबाज नहीं है। ऊपर से सिंबाद अपनी खूबसूरती का ऐसा जादू चलाता है कि कई लड़कियां उससे सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाती हैं खुशी खुशी। लेकिन तभी रैम एम्पायर के सिपाही आ जाते हैं। वो बताते हैं कि सिर्फ रैम मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्य यहाँ सामान बेच सकते हैं, इसलिए तुम लोगों को यहाँ से सामान लेकर वापस जाना होगा। ये बात सिंबाद लोगों को पता नहीं थी। तभी एक रहस्यमयी आदमी उसके पास आता है और कहता है कि वो एसोसिएशन का सदस्य है, इसलिए वो उनका सामान खरीद सकता है। अगर वो उसे नहीं बेचेंगे तो सारा सामान वापस इमचक ट्राइब ले जाना पड़ेगा। सबको उसकी बात सही लगती है, इसलिए वो अपना सारा सामान उसी को बेच देते हैं और बदले में उन्हें चांदी के बहुत सारे सिक्के मिलते हैं। अपना सारा सामान बेचने के बाद सिंबाद और उसके साथी बहुत खुश होते हैं, लेकिन रात को जब वो एक दुकान के सामने से गुजरते हैं तब उनकी नजर उसी सामान पर पड़ती है जो उन्होंने दोपहर में बेचा था। हैरानी की बात ये होती है कि अब वही सामान 5 से 10 गुना ज्यादा दाम पर बिक रहा होता है। तब सबको समझ आता है कि उस आदमी ने उन्हें चाल से फंसाया था। वो खास तौर पर उन लोगों को चुनता था जो मर्चेंट एसोसिएशन में शामिल नहीं थे, फिर उनसे सामान बहुत सस्ते दाम पर लेकर अपनी दुकान में महंगे दामों पर बेचता है। एक सुनसान गली में पहुंचकर सब गुस्से में कहते हैं कि उस आदमी ने उन्हें बेवकूफ बना दिया और उन्हें बड़ा नुकसान भी हुआ है। लेकिन सिंबाद बिल्कुल उदास नहीं होता, बल्कि वो खुश होता है। वो कहता है कि पूरी दुनिया पैसों से चलती है, पैसे व्यापारियों के हाथ से इधर उधर जाते हैं, इसलिए एक तरह से पूरी दुनिया व्यापारियों के आसपास ही घूमती है। सिंबाद कहता है कि उसे ऐसे ही बड़े बड़े व्यापारियों के बीच अपनी पहचान बनानी है और उसके लिए ये नुकसान किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इसके बाद सिंबाद रैम एम्पायर में ही रुकने का फैसला करता है, पर बाकी सबको इमचक ट्राइब से दोबारा सामान लाना भेज देता है। उन्हें आने जाने में लगभग 1 महीने लगेंगे और तब तक सिंबाद खुद को मर्चेंट एसोसिएशन में शामिल करवा लेगा। सबके जाने के बाद सिंबाद सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी सबको सीखना होगा, वरना वो पीछे रह जाएगा। आखिरकार उसका भविष्य का सपना अपना देश बनाना और उसका राजा बनना है। लेकिन तभी उसका पेट भूख से गुड़गुड़ करने लगता है। परेशानी यह है कि उसके सारे पैसे हीना और बाकी लोग इमचक ट्राइब से सामान लेने के लिए ले गए हैं।
इसलिए बेचारे के पास एक कॉपर कॉइन बचा होता है और वो भी गलती से गिर जाता है। किस्मत से वही सिक्का वो आदमी उठाता है जिसने सिंबाद को पहले धोखा दिया था। सिंबाद उसे देखकर कहता है, चलो आज तुम मुझे खाना खिलाओ। खाने के वक्त सिंबाद को पता चलता है कि उस आदमी का नाम हारून है और हारून बालबाड किंगडम का एक व्यापारी है। हारून को समझ नहीं आता है कि सिंबाद उसी आदमी के साथ क्यों बैठा है जिसने उसका सामान महंगे दाम पर बेचा था। सिंबाद कहता है, ऐसा समझो कि ये एक मुकाबला था जिसमें मैं हार गया क्योंकि मैं इनएक्सपीरियंस था, बस इतनी सी बात है। हारून समझ जाता है कि सिंबाद चाहता है कि इसके बदले में वो उस रैम एम्पायर में व्यापार करने का तरीका सिखाए। तो हारून बताता है कि सिंबाद ने इमचैक ट्राइब से सामान लाकर सीधा दूसरे व्यापारी को बेच दिया। अब उस व्यापारी ने अपनी मर्जी से उसकी कीमत तय कर दी है, इसलिए जब सिंबाद दोबारा सामान लाएगा तो उसे भी उसी के आसपास प्राइस रखना पड़ेगा और ये उसके लिए बड़ा नुकसान है। लेकिन हारून की सबसे बड़ी उलझन ये है कि सिंबाद ने इमचैक ट्राइब को अपने साथ व्यापार करने के लिए राजी कैसे किया, क्योंकि हारून खुद भी कई बार वहां जाकर उनके लीडर से बात कर चुका था, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया गया था। फिर एक बच्चे को ये मौका कैसे मिल गया। सिंबाद समझ जाता है कि हारून उसका ट्रेड सीक्रेट जानना चाहता है। तब उसे रूरू की बात याद आती है। सिंबाद, जब भी तुम किसी से सौदे कर रहे हो या किसी ताकतवर दुश्मन के सामने खड़े हो, अपने चेहरे पर मुस्कान रखना बस। सिंबाद मुस्कुराकर कहता है, मैं अपना ट्रेड सीक्रेट इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे दोस्त बनो और मुझे रैम एम्पायर में व्यापार करना सिखाओ तो मैं अपने सारे रास्ते में बता दूंगा। पहले हारून हैरान होता है लेकिन फिर मान जाता है। इसके बाद सिंबाद उसे बताता है कि उसने 2 डंजन कॉन्करर किए हैं और वो दुनिया का पहला डंजन कॉन्करर है। इस बात का सबूत देने के लिए वो वैल्यू 4 की आइस पावर से हारून की दारू को बर्फ में बदल देता है। हारून सिंबाद की बात सुनकर कहता है कि उसकी एडवेंचर की कहानियां बहुत ज्यादा दिलचस्प हैं। आज के जमाने में इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां बहुत कम लोगों के पास होती है। लेकिन हारून के दिमाग में एक सवाल होता है। वो सिंबाद से पूछता है कितनी सारी ताकत मिलने के बाद वो आखिर करना क्या चाहता है। इस पर सिंबाद कहता है कि वो अपना खुद का देश बनाना चाहता है, वो भी एक मर्चेंट बनकर, क्योंकि उसका घर मतलब पार्थेवियन एम्पायर पूरी तरह बर्बादी की तरफ जा रहा है। वहाँ के आम लोग भी परेशान है क्योंकि उन्हें बार बार जबरदस्ती जंग में धकेल दिया जाता है। इसलिए सिंबाद एक ऐसा देश बनाना चाहता है जहाँ वॉर ही ना हो। हारून सिंबाद का सपना सुनकर कहता है, ये सपना बहुत बड़ा है और शायद नामुमकिन भी, लेकिन उसे लगता है कि सिंबाद इसे पूरा कर सकता है। हाँ, सबसे पहले सिंबाद को मर्चेंट एसोसिएशन में शामिल होना होगा। हारून बताता है कि इसके लिए सिंबाद को 1000 गोल्ड कॉइन जमा करने होंगे, जो एक कॉमनर के लिए बहुत ज्यादा है, पर साथ ही एसोसिएशन के किसी मर्चेंट सदस्य का उसके नाम पर सिफारिश पत्र मतलब रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए। हारून कहता है कि अगर सिंबाद 1 महीने के अंदर 1000 गोल्ड कॉइन जमा कर लेता है तो वो खुद उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख देगा। इतना कहकर हारून कुछ काम से 1 महीने के लिए जाने लगता है, पर जाने से पहले वो 1 महीने के लिए उसी इन में सिंबाद का कमरा बुक भी कर देता है, जिससे सिंबाद समझ जाता है कि जो आदमी एक ही रात में पूरे महीने का खर्चा दे सकता है वो कोई आम मर्चेंट नहीं हो सकता। अपने कमरे में सिंबाद सोचता है कि आखिर 1 महीने में 1000 गोल्ड कॉइन कमाए कैसे। अगर वो लुटेरों को मारेगा या बर्तन भी धोएगा तो मुश्किल से मुश्किल उसे कॉपर कॉइन ही मिलेंगे। तभी उसकी नजर अपनी जिन तलवार पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आता है। 1 महीने बाद हारून वापस आता है, लेकिन शहर के चबूतरे के पास उसे बहुत भीड़ दिखाई देती है। जब वो पास जाता है तो देखता है कि सिंबाद सबको अपने डंजन कॉन्करर बनने की कहानी सुना रहा है। सिंबाद सिर्फ कहानी ही नहीं सुना रहा, वो अपनी जिन पावर से बिजली की शक्ति भी दिखा रहा होता है। असली डंजन कॉन्करर की ताकत देखकर लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और उसकी कहानी सुनने के बदले में उसे बहुत सारे पैसे देते हैं। हारून को देखते ही सिंबाद उसके पास आ जाता है और कहता है कि उसी की वजह से उसने अपनी एडवेंचर कहानी सुनाने का आइडिया लिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी सिंबाद 1000 गोल्ड कॉइन नहीं कमा पाया। तब हारून अपने सेवक से 1000 गोल्ड कॉइन मंगवाता है और सिंबाद को देते हुए कहता है, इसे मेरी तरफ से तुम्हारी कहानी सुनने की कीमत समझो। इतना ही नहीं, अब मैं तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। इस सब से सिंबाद को पक्का यकीन हो जाता है कि हारून कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए वो सीधा पूछता है, हारून तुम हो कौन। तब सिंबाद को पता चलता है कि हारून और कोई नहीं बल्कि बालबाड किंगडम का 22वां राजा राशिद है। फिर सीन जफार पर आता है। शिप में लगातार पढ़ाई करने की वजह से जफार इतना गुस्सा हो जाता है कि वो तैरकर वापस रैम एम्पायर जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन हीना उसे रोक लेता है। तब रूरू जफार को अपने पास बुलाकर समझाती है। रूरू कहती है, मुझे पता है तुम सिंबाद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारे किसी काम की नहीं है। आखिरकार तुम एक असैसिन ऑर्गेनाइजेशन से थे और सिंबाद ने तुम्हें जीने का एक नया रास्ता दिखाया, इसलिए तुम उसका एहसान चुकाना चाहते हो। लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जफार तुमको ही सिंबाद की परवाह है, हम सभी को सिंबाद की बहुत फिक्र है।
इसलिए जफार थोड़ा इंतजार करो और खुद को बेहतर बनाओ ताकि तुम अपने मास्टर सिंबाद की अच्छे से मदद कर सको। तभी रूरू एक और बड़ी बात बताती है, वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इमचाक ट्राइब की औरतें हजारों सालों से अलग अलग माहौल में रहने की वजह से कुछ ही महीनों में अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं। आने वाला बच्चा जफार तुम्हारा छोटा भाई होगा, इसलिए जफार को अपने होने वाले छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना होगा। कुछ दिनों बाद जफार अपनी आज की पढ़ाई और होमवर्क पूरा कर लेता है और उसे 10 on 10 मार्क मिलते हैं। इसके बाद हीना और रूरू खाना बनाने चले जाते हैं, पर जाने से पहले वो अपने हो चुके बच्चे कीकी रिकू को खिलाने की जिम्मेदारी जफार को दे देते हैं। पर कीकी रिकू जो जफार से लंबा और काफी भारी है, इसलिए वो उसे संभाल ही नहीं पाता। अब सीन सिनबाद पर आता है, जहां वो सोचता है कि उसे 1000 गोल्ड कॉइन मिलने और हारून के रिकमेंडेशन लेटर की वजह से वो रैम मर्चेंट एसोसिएशन का सदस्य बन गया है। इसलिए उसे लगता है कि अब सब कुछ आसान है और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो। लेकिन रास्ते जिसे मैं अभी भी हारून कहूंगा उसे समझाता है कि चाहे सिनबाद ने अपनी पहचान बना ली हो, लेकिन मर्चेंट की दुनिया वो अभी भी एक बच्चा ही है। उसके पास सामान रखने के लिए गोदाम नहीं है और सामान बेचने के लिए दुकान भी नहीं है, और इन सबको लेने के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। हारून बताता है कि रैम एम्पायर में मनोरंजन के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे मशहूर दो हैं। पहला है ग्लैडिएटर कॉलोसम, जहां खून खराबे वाले मुकाबले होते हैं। हारून सिनबाद को वहां जाने की सलाह नहीं देता है, क्योंकि सिनबाद के लिए अभी अपना शरीर बहुत कीमती है। दूसरा तरीका है थिएटर पर कहानी सुनाना। वहां सिनबाद को अपने डंजन कॉन्करर बनने और अपने रोमांचक सफर की कहानी सुनाकर वो अच्छे पैसे कमा सकता है, और ऐसा करने से वो अपनी दुकान का प्रमोशन भी कर सकता है। सिनबाद हारून की बात मान लेता है और उसे अपना मास्टर मान के उसका शुक्रिया अदा करके वहां से चला जाता है। फिर सीन थिएटर पर आता है, जहां सिनबाद थिएटर की छत पर जाता है और अपनी लाइटनिंग पावर से अनोखे स्टार बनाता है। इसके बाद वो अपने डंजन कॉन्करर बनने के सफर की कहानी सुनाना शुरू करता है। लोगों को सिनबाद की कहानी इतनी ज्यादा पसंद आती है कि हर रात पहले से ज्यादा लोग उसे सुनने के लिए आने लगते हैं। धीरे धीरे सिनबाद का नाम रैम एम्पायर की छोटी सी सिटी से निकलकर पूरे रैम एम्पायर में मशहूर होने लगता है। सिनबाद की कहानी सुनने की मांग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आखिरकार थिएटर की जगह भी कम पड़ने लगती है। एक दिन हारून के संग वापस जाते वक्त सिनबाद सोचता है कि अगर वो एक चीज बदल सकता तो चाहता कि थिएटर के बाहर खड़े लोग भी उसकी कहानी सुन सकें। हारून उससे कहता है सिनबाद अब सच में बहुत बड़ा लालची व्यापारी बन गया है जो बस पैसे कमाना चाहता है। लेकिन तभी जब वो कॉलोसियम से बाहर से गुजरते हैं, सिनबाद के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। इसी बीच हीना लोग सामान लेकर रैम एम्पायर पहुंच जाते हैं। तब एक आदमी आकर बताता है सिनबाद ने उन्हें बुलाया है। बात समझ न आने के बाद भी रूरू और हीना सामान उतारने के लिए रुक जाते हैं, जबकि बाकी सब कीकी रिकू को लेकर सिनबाद के पास चले जाते हैं। कॉलोसियम पहुंचकर वहां पर वो आदमी बताता है कि पहली बार ऐसा होने वाला है कि कोई आदमी कॉलोसियम पर अपनी कहानी सुनाएगा। सिनबाद पैसे कमाने के लिए अपने रोमांचक सफर की कहानी सुना रहा होता है, लेकिन इसी बीच कीकी रिकू जफार के कंधों से उतरकर कहीं गायब हो जाता है। जफार उसे ढूंढते ढूंढते कॉलोसियम के नीचे बनी जेल में पहुंच जाता है। वहां कीकी रिकू एक मॉन्स्टर के साथ खेल रहा होता है। जफार जैसे ही उसे आवाज देता है, मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और जफार पर ही हमला कर देता है। पर कीकी रिकू को किसी भी कीमत पर बचाना था, इसलिए जफार अपने वेपन से मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन उसके नॉर्मल हमले मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो जफार अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करके उसे मारने ही वाला होता है। तभी कीकी रिकू को देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और वार मॉन्स्टर के दिल पर नहीं लगता, बल्कि गुस्से में मॉन्स्टर जफार को पकड़कर बुरी तरह मारने लगता है। तब जफार को याद आता है कि सिनबाद ने उसे अपना कॉमरेड कहा था और अपने साथी को बचाने के लिए सिनबाद ने खुद की जान दांव पर लगाई थी। ये बात याद करके जफार भी अपने जान दांव पर लगाने का फैसला कर लेता है। वो बाल से एक हाउस होल्ड वेसल के तौर पर पावर देने को कहता है। पावर मिलते ही जफार उस मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है, जो कीकी रिकू को लगभग खाने ही वाला था। इस हमले से मॉन्स्टर बुरी तरह हार जाता है, लेकिन लगातार लड़ने की वजह से जफार भी बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद सिनबाद उसे बताता है कि कीकी रिकू अब वीटल और महात के पास सुरक्षित है। फिर जफार कहता है कि मॉन्स्टर से लड़ते वक्त उसके वेपन से भी सिनबाद की तलवार की तरह रोशनी निकलने लगी। सिनबाद हैरान होकर कहता है शायद जैसे मैं दुनिया का पहला डंजन कॉन्करर हूँ, वैसे ही तुम दुनिया के पहले जिन वॉरियर हो जो मेरी जिन की पावर यूज कर सकते हो। रात को जफार की मरम पट्टी करते हुए रूरू कहती है कि कीकी रिकू की जान बचाकर उसने बहुत अच्छा काम किया। वो कहती है तुम मेरे सबसे बड़े बच्चे हो, ये बात कभी मत भूलना, और ये भी समझ लो कि इसी तरह अच्छे काम करते हो तुम अपने मास्टर का भी एहसान एक दिन जरूर चुका दोगे। अगले दिन सबको पता चलता है कि सिनबाद ने रैम एम्पायर में अपनी दुकान खोल ली है, जिसका नाम सिंड्रिया ट्रेडिंग कंपनी है, और अंदर से सिनबाद एक बड़े मर्चेंट की तरह सच धज कर हारून के साथ बाहर आता है और सबको बताता है ये मेरे मास्टर हैं, क्योंकि हारून की वजह से ही वो आज यहाँ तक पहुँच पाया है।
हारून हंसता हुआ कहता है कि वो भी रैम एम्पायर में बोर हो रहा था, लेकिन सिंबाद की मदद करके उसका समय अच्छा बीत गया। जाते वक्त हारून कहता है कि कभी न कभी सिंबाद को बिजनेस करने के लिए बालबाड किंगडम जरूर आना पड़ेगा, इसलिए जब वो किंगडम आए तो उसके महल में आकर उससे जरूर मिले। हारून के जाने के बाद सब लोग सिंबाद से पूछते हैं कि उसका मास्टर कौन था। सिंबाद कहता है कि कोई नहीं, वो बस बालबाड का किंग है। फिर वो बात बदल देता है और कहता है कि अब हमारी कंपनी रैम में जम चुकी है, इसलिए अब हम दुनिया भर में अपनी अलग अलग दुकान खोलेंगे और दूसरे देशों के साथ भी अच्छा व्यापार करेंगे। जाने से पहले हारून ने सिंबाद को अपनी कहानी किताब की शक्ल में छापने की सलाह दी थी, जिससे उसकी दुकान और सिंबाद दोनों की अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी। तो सिंबाद बिल्कुल वैसा ही करता है, पर धीरे धीरे वो किताब इतनी मशहूर हो जाती है कि एक किस्सा नहीं बल्कि एक लेजेंड बन जाती है और उस किताब को सब लोग द एडवेंचर ऑफ सिंबाद के नाम से जानने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सिंबाद, हीना और जफार शिप से शासान पहुंचने वाले होते हैं। शासान दुनिया का सबसे बेहतरीन मेटल के लिए मशहूर है, लेकिन ये देश बाहरी दुनिया से किसी तरह का व्यापार नहीं करता। हाल ही में सिर्फ रैम एम्पायर के साथ उसका लेन देन शुरू हुआ है। इसी वजह से जफार को लगता है कि अगर वो बाकी मर्चेंट से पहले शासान के साथ व्यापार करने का रास्ता बना लें तो उनकी कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। पर हीना सोचता है कि उनकी गैर मौजूदगी में वीटेल महाद कंपनी कैसे संभालेंगे, क्योंकि रूरू तो कीकी रिकू की बेबी सिटिंग में बिजी होती है। तो सिंबाद कहता है वीटेल हिसाब किताब देखने और महाद शांत रहने के बावजूद बाकी कर्मचारियों में काफी पसंद किया जाता है, इसलिए सिंबाद को उन दोनों पर भरोसा है कि वो सब संभाल लेंगे। इसके कुछ टाइम बाद सिंबाद और उसके साथी पहाड़ों को पार करके शासान पहुंच जाते हैं। शासान ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा देश है, जहां के लोग एक प्राचीन गॉड में गहरा विश्वास रखते हैं, इसलिए यहाँ बाहरी दुनिया के लोगों को दूषित माना जाता है और बाहरी लोगों के साथ व्यापार करना तक मना है। इसलिए सिंबाद जैसे बाहरी लोगों को शासान के नागरिकों से बिना अनुमति बात करने की इजाजत भी नहीं होती। सिंबाद जब शासान के मोटे छोटे ऑफिसर से व्यापार की बात करता है तो उसे सीधा मना कर दिया जाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया से शासान बिजनेस नहीं करता। इस पर जफार कहता है शासान रैम एम्पायर को मेटल और मिनरल पहुंचा रहा है, उसका क्या? इस पर ऑफिसर कहता है वो व्यापार नहीं बल्कि रैम के साथ दोस्ती निभाने के लिए दिया गया सामान है, क्योंकि शासान की सारी दौलत गॉड का वरदान है, इसलिए वो किसी बाहरी व्यक्ति को उससे मुनाफा कमाने नहीं देते। लेकिन सिंबाद हार नहीं मानता। वो पूछता है कि अगर व्यापारी बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर शासान से रिश्ता बनाना है तो क्या करना होगा उसके लिए। तब उसे शासान नाइट के पास जाने की सलाह मिलती है। शासान नाइट इस देश के सबसे बड़े धार्मिक और शक्तिशाली लोग हैं जो पूरे देश को चलाते हैं। इनके सबसे बड़े नाइट किंग का नाम डारियस लियो है, जिसे एक तरह से शासान का राजा भी बोला जा सकता है। इसलिए अगर सिंबाद को डारियस की मंजूरी मिल जाए तो शासान उसे अपना साथी मान सकता है। जब शासान नाइट डारियस के साथ बाहर से आते हैं तब हमें पता चलता है कि डारियस भी सिंबाद की तरह डंजन कॉन्करर है। पर सिंबाद डारियस से मिलने की जितनी भी कोशिश क्यों न करे, नाइट रूलर उसे डारियस से मिलने नहीं देते। शासान में बाहरी लोगों को रात के वक्त अपने इनसे बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं होती, मतलब उन्हें शासानी के लोगों से अलग रखा जाता है ताकि किसी तरह का संपर्क ना हो। इसलिए टाइम पास करने के लिए सिंबाद इन ओनर को ताड़ने लगता है। इसी बीच सिंबाद की मुलाकात एक अजीब लड़के से होती है जो बाहरी दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। उसका नाम मीट्रस है और वो शासान नाइट डारियस का बेटा है। मीट्रस छुपकर सिंबाद और उसके साथियों के पास आता है और बाहर की दुनिया की कहानी सुनने की जिद करता है। शुरू में इन ओनर उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर पता चल गया कि नाइट किंग का बेटा बाहरी लोगों के साथ बैठ रहा है तो उसे भी सजा मिल सकती है। लेकिन सिंबाद अपने हुस्न का जलवा दिखाकर इन ओनर को मना लेता है। फिर मिस्ट्रेस बताता है कि शासान के लोगों को धर्म के नियम की वजह से बाहरी दुनिया में जाने की इजाजत नहीं है और क्योंकि वो नाइट बनने की तैयारी कर रहा है उस पर ये पाबंदी और भी ज्यादा सख्त है। पर इसी वजह से वो शासान से बाहर जाकर दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता है। तब सिंबाद अपना परिचय सेंड्रिया ट्रेडिंग कंपनी के लीडर और डंजन कॉन्करर के रूप में देता है। फिर वो बाल की लाइटनिंग पावर दिखा के मिस्ट्रेस को अपनी एडवेंचर की कहानियां सुनाता है। डंजन, समुद्र और नए देशों की उसकी कहानी सुनकर मिस्ट्रेस हैरान रह जाता है, पर इसी वजह से मिस्टर को और भी ज्यादा एहसास होता है कि शासान की जिंदगी कितनी ज्यादा बंधी हुई है। वो कहता है कि यहाँ ना आजादी है और ना ही अपनी मर्जी से दुनिया देखने का मौका, इसलिए वो बाहरी दुनिया की आजादी में जीना चाहता है और वहां ही मरना चाहता है। लेकिन दूसरे दिन जब वो सिंबाद से मिलने चुपके चुपके आ रहा होता है तभी डारियस को उसकी हरकतों का पता चल जाता है। डारियस उसे समझाता है कि वो नाइट किंग का बेटा है और शासान नाइट को अपने देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। वो मिस्ट्रेस को याद दिलाता है कि जल्द ही उसे भी नाइट में शामिल होना होगा और फ्यूचर में उसी की तरह नाइट किंग बन के अपने छोटे भाई स्पार्टोस के लिए मिसाल बनना होगा। मिस्ट्रेस गुस्से में साफ कह देता है उसे नाइट और शासान की जिंदगी दोनों से नफरत हो चुकी है। वो इस बंद दुनिया में जिंदगी नहीं बिताना चाहता और कभी नाइट नहीं बनेगा। तो ना चाहते भी गुस्से में डारियस उसे थप्पड़ मार देता है।
तो गुस्से में मिस्टर सिंबाद के पास पहुंचकर उससे कहता है कि वो उसे अपने साथ ले जाए। तभी उसका छोटा भाई स्पार्टोस भी वहां आ जाता है। स्पार्टोस अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता है और उसे शासन में रुकने को कहता है, क्योंकि डारियस के बाद नाइट किंग बनने के सबसे ज्यादा लायक मिस्ट्रेस ही है। लेकिन मिस्ट्रेस का फैसला पक्का होता है, वो शासन में बंद होकर नहीं रहना चाहता। सिंबाद उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन मिस्ट्रेस को याद दिलाता है कि अपने फैसले की जिम्मेदारी उसे खुद उठानी होगी। शासन में नाइट बनने के बाद जिंदगी भर देश की सेवा करनी पड़ती है और आसानी से पद छोड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। ये जानते हुए मिस्ट्रेस अपना फैसला नहीं बदलता और स्पार्टोस से कहता है कि वो डारियस को बता दे कि मिस्ट्रेस नाइट छोड़ रहा है। रात को हीना मिस्ट्रेस के पास आकर कहता है कि पिता और भाई के साथ अपना फैसले को लेकर टकराव होना आम बात है। वो बताता है कि मैं भी अपनी ट्राइब चीफ का बेटा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकता हूँ, पर अगर तुम एक बार अच्छे से अपने पापा से बात करो तो सब कुछ आसान हो जाता है। दूसरे दिन सिंबाद की मुलाकात अचानक यूनान से होती है। यूनान उसे देखकर कहता है, सिंबाद तुम बूढ़े हो गए हो। इसके जवाब में सिंबाद कहता है, अरे मैं बूढ़ा नहीं बल्कि हैंडसम हो गया हूँ पागल। यूनान वही अजीब ट्रैवलर है जिसने 2 साल पहले सिंबाद को बाल के डंजन तक पहुंचाया था। यूनान बताता है कि तब से सिंबाद पर वो नजर रखे हुए है और उसे पता है कि सिंबाद ने दूसरे जिन को भी हासिल कर लिया है। यूनान कहता है, सिंबाद बाल के डंजन के बाद दुनिया भर में नए नए डंजन दिखाई देने लगे और अब रैम एम्पायर, आर्टेमेरिया और सिंबाद के अपने पार्थेवियन तक में बारब्रोसा ने डंजन को जीतकर जिन की पावर हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, शासन में भी एक डंजन कॉन्करर मौजूद है जो शासन का नाइट डारियस खुद है। यूनान सिंबाद से पूछता है कि जब इतने सारे डंजन कॉन्करर दुनिया में आ गए तो वो उनका सामना कैसे करेगा। सिंबाद कहता है कि वो यहाँ सिर्फ व्यापार करने के लिए आया है और उसे डारियस के डंजन कॉन्करर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूनान को ये सुनकर मजा आ जाता है। वो कहता है कि उसे ये देखने का इंतजार रहेगा कि जब 2 डंजन कॉन्करर आमने सामने आएंगे तो क्या होगा। इतना कहकर यूनान अचानक गायब हो जाता है। फिर वो तीनों जब मिस्ट्रेस के पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्ट्रेस अपनी आजादी पाने के लिए शासन के नाइट को हराते हुए सीधा अपने पिता डारियस को फाइट की चुनौती दे देता है। मिस्ट्रेस ऐलान करता है कि अगर वो अपने पिता को हरा देता है तो वो शासन छोड़कर बाहर जा सकता है, पर शासन के नियम के मुताबिक इस मुकाबले में जो जीतेगा वो हारने वाले को जान से मार देगा। ये जानने के बाद भी बाप बेटे का मुकाबला शुरू हो जाता है, जहाँ मिस्ट्रेस अपने पिता से सीखी हुई स्पेयर टेक्निक उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करता है। उसे देख डारियस भी मानता है कि मिस्ट्रेस की टेक्निक काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, लेकिन उसके हमले अभी भी डारियस के स्तर के आसपास भी नहीं है। अपने बेटे को हराने के लिए डारियस अपनी जिन पावर का इस्तेमाल करके उसे दीवार से टकरा देता है। इस हमले से मिस्ट्रेस को समझ आ जाता है कि सिर्फ सामने से लड़ाई जीतना नामुमकिन है, इसलिए वो साइड से हमला करता है, पर तब भी डारियस की जिन पावर से वो हार जाता है। तो रूल के मुताबिक डारियस अपने बेटे को मारने वाला होता है, पर तभी सिंबाद उसे ऐसा करने से रोक देता है। डारियस सिंबाद से कहता है कि ये शासन का होली ग्राउंड है, इसलिए तुम जैसे बाहर से आए लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। पर सिंबाद वहाँ से जाने के बजाय बाल की लाइटनिंग पावर को दिखाता है और बताता है कि जैसा नाइट सोल्जर और शासन के लोगों को लगता है कि उनके नाइट किंग डारियस के पास जो पावर है वो उन्हें गॉड के द्वारा मिली है, पर ये गलत है, क्योंकि जो भी डंजन को कॉन्कर करता है उसे ये पावर मिलती है। और इसका सबूत तो सभी लोगों ने अभी अभी देखा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे किंग की तरह एक डंजन कॉन्करर हूँ। और इस बात का फायदा उठा के सिंबाद सीधा नाइट किंग को चैलेंज कर देता है। वो कहता है कि अगर डारियस जीता तो वो उसे जो सजा देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन अगर सिंबाद जीता तो वो मिस्ट्रेस को अपने साथ ले जाएगा और शासन के साथ व्यापार करने का मौका भी चाहेगा। डारियस को सिंबाद का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और शासन के मामले में किसी बाहरी आदमी को खुला छोड़ना भी मुमकिन नहीं था, इसलिए वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जाफर हीना को समझाता है कि सच बता के सिंबाद ने शासन के लोगों के गॉड पर ही सवाल कर दी है। अब किंग को अपने गॉड को सही साबित करने के लिए सिंबाद को हराकर ये साबित करना होगा कि सिंबाद झूठ बोल रहा था। मिस्टर सिंबाद को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके फादर डारियस की ताकत बहुत खतरनाक है। डारियस की पावर एक ऐसा मजबूत सुरक्षा बैरियर है जिसे तोड़ना आसान नहीं, और जितना पावरफुल हमला उस पर किया जाए वो उससे ज्यादा ताकत के साथ उसे वापस भेज सकता है। लेकिन सिंबाद बिना डरे डारियस से लड़ना शुरू कर देता है। पर जैसा मिस्ट्रेस ने कहा था, बैरियर वैसे ही सिंबाद की पावर उसी की तरफ भेज देता है, लेकिन सिंबाद आसानी से उस पावर से बच जाता है। पर दोनों की ताकत देखकर आसपास खड़े नाइट हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सिंबाद नाइट किंग के सामने बिल्कुल बराबरी से लड़ रहा था। पर ये सुन के सिंबाद अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला करता है और गोकू की तरह पावर अप होकर अपने जिन बाल की फुल बॉडी जिन इक्विप कर लेता है। इसके बाद सिंबाद सीधा आसमान से डारियस पर इतनी पावरफुल बिजली का हमला करता है कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि सिंबाद डारियस के बैरियर को पकड़कर आसमान में उड़ता हुआ उसे नीचे फेंक देता है। पर अभी भी डारियस को लगता है कि वो सिंबाद से जीत सकता है, क्योंकि उसने सिंबाद की पावरफुल बिजली के हमलों को झेल लिया।
ये सुन सिंबाद समझ जाता है कि डैरियस को अभी भी उसकी असली ताकत समझ नहीं है, इसलिए वो एक और बहुत बड़ा हमला करता है और बहुत ही आसानी से सामने के बहुत सारे पहाड़ों को तबाह करके उनमें होल बना देता है, जिसे देख डैरियस को अब जाके समझ आता है कि सिंबाद की असली ताकत कितनी है। सिंबाद डैरियस को बताता है कि अगर उसका मकसद अपनी पावर से शासन पर कब्जा करना होता तो वो पूरे देश को आसानी से अब तक खत्म कर चुका होता। और डैरियस का जिन बैरियर बहुत पावरफुल है, लेकिन जब तक वो सिंबाद की तरह अपने जिन इक्विप को पूरा करना नहीं सीख लेता तब तक वो अपने देश को बचाने के लिए सिंबाद के खिलाफ लड़ ही नहीं सकता। लेकिन सिंबाद का शासन आने का मकसद किसी देश पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसे तो बस असल में शासन के साथ व्यापार और एक अच्छी बराबरी का गठबंधन बनाना है। इसलिए वो डैरियस को बताता है कि दुनिया भर में लोग डंजन कॉन्कर कर जबरदस्त ताकतें हासिल कर रहे हैं। आगे चलकर ये ताकतें दुनिया का संतुलन बिगाड़ देंगी और देश के बीच जंग होना लगभग तय है। तब कुछ डैरियस से भी ज्यादा पावरफुल लोग शासन पर हमला करने आएंगे, तब वो उसे बचाने में फेल हो जाएगा। लेकिन सिंबाद जंग नहीं चाहता, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ लोग और देश एक दूसरे की इज्जत करें। इसी मकसद के साथ सिंबाद खुद एक नया देश बनाकर उसका किंग बनना चाहता है और उसे डैरियस जैसे साथियों की जरूरत है ताकि वो मिलकर दुनिया को बदल सके और मुसीबत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी कर सकें। डैरियस पर सिंबाद को शासन की एक पुरानी कहानी सुनाता है। इस कहानी के मुताबिक कभी दुनिया इम्प्योरिटी से भरी हुई थी। शासन के लोग अपने गॉड की पावर लेकर इस जमीन पर आए और उन इम्प्योरिटीज को साफ कर दिया। उनका गॉड एक महान किंग था जिसने सभी मुश्किलें खत्म करके एक ऐसी दुनिया बनाई जहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। सिंपल शब्दों में शासन का पहला किंग ही उनके लिए गॉड के समान था। डैरियस को सिंबाद का दुनिया को बदलने का सपना इसी पुरानी कहानी के किंग जैसा लगता है। इसी वजह से वो सिंबाद में एक अजीब सी बात महसूस करता है और सोचता है कि शायद सिंबाद ही दुनिया को बदलने वाला इंसान है। इसलिए वो उसके साथ हाथ मिला लेता है। कुछ देर बाद डैरियस और सिंबाद लाइटनिंग पावर का यूज करके वापस सबके सामने आते हैं। फिर सिंबाद कहता है कि किंग डैरियस के साथ उसकी लड़ाई का फैसला नहीं हुआ, मतलब फाइट ड्रॉ हुई, क्योंकि हम दोनों ही डंजन कॉन्करर हैं और दोनों के पास गॉड की पावर है, इसलिए आगे लड़ना बेकार होता। फिर डैरियस सभी शासन नाइट को समझाता है कि सिंबाद भी उन्हीं चुनिंदा लोगों में से है जिन्हें डंजन के जरिए ये पावर मिली है। शासन की एक पुरानी मान्यता के मुताबिक डंजन तब सामने आते हैं जब दुनिया किसी बड़े संकट और बदलाव के दौर से गुजर रही हो, और इसी वजह से मैं डैरियस सिंबाद को शासन का साथी मानता हूँ, क्योंकि दुनिया को बुराई से बचाने के लिए हम दोनों को एक ही भगवान से ताकत मिली है। शासन के नाइट भी अपने नाइट किंग की बात को गॉड की इच्छा मानते हैं और सिंबाद को शासन के दोस्त में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद मिस्टर सिंबाद के साथ जाने का फैसला कर लेते हैं, पर डैरियस उसे रोककर कहता है कि शायद इतने सालों तक उसने मिस्ट्रेस को इस देश में इसलिए बांध कर रखा क्योंकि वो खुद भी जवानी में बाहरी दुनिया देखना चाहता था, लेकिन अपनी इच्छा को कभी पूरा वो नहीं कर सका और किंग बन के शासन में ही रह गया। लेकिन इसलिए डैरियस मिस्ट्रेस को शासन और सिंबाद के बीच गठबंधन के सबूत के तौर पर सिंबाद के साथ जाने का आदेश दे देता है। ऐसा करने से मिस्ट्रेस उसकी जगह बाहर की दुनिया देख सकेगा। ये सुन मिस्ट्रेस अपने पापा को रोते हुए थैंक यू बोल के सिंबाद के पास आता है। हालांकि सिंबाद उसे तुरंत याद दिला देता है कि वो सिर्फ घूमने नहीं जा रहा, बल्कि अब मिस्ट्रेस उसके लिए काम भी करेगा, क्योंकि शासन के साथ अब बना गठबंधन एक व्यापारिक समझौता भी है, इसलिए शासन से बिजनेस रिलेटेड कामों से ही संभालने होंगे। तभी मिस्ट्रेस का छोटा भाई स्पार्टस वहाँ आके उसे गले लगा लेता है, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि मिस्ट्रेस उसे बिना बाय बोले जा रहा है। तब मिस्ट्रेस समझाता है कि उसने कभी अपने भाई से दूर रहना नहीं चाहा, बस वो नहीं चाहता था कि उसकी अपनी परेशानियों की वजह से स्पार्टोस के भविष्य पर कोई असर पड़े। जाने से पहले मिस्ट्रेस उसे तसल्ली देता है कि जब स्पार्टोस बड़ा होकर पापा की तरह एक ग्रेट किंग बन जाएगा तब दोनों साथ में दुनिया घूमेंगे। दोनों भाई एक नाइट की तरह मिलने का वादा करते हैं और मिस्ट्रेस शासन से निकल जाता है। फिर सीन डैरियस पर आता है, जहाँ बाकी शासन नाइट डैरियस से पूछते हैं कि आपने मिस्ट्रेस को बाहर जाने की परमिशन क्यों दी, तो डैरियस कहता है कि शायद मिस्ट्रेस का सिंबाद के साथ बाहर जाना उसकी किस्मत में था। वो मानता है कि सिंबाद के आने से शासन में सदियों बाद पहली बार इतना बड़ा बदलाव हुआ है। उसे लगता है कि शायद ये सब गॉड की तरफ से तय की गई किस्मत का हिस्सा है और कुछ नहीं। शासन से निकलने के बाद मिस्टर पहली बार समुंदर देखता है। बाहरी दुनिया को लेकर जो डर उसके अंदर था वो अब खत्म हो जाता है। पर मिस्टर सिंबाद से पूछता है कि अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं। सिंबाद बताता है कि उनका अगला ठिकाना रैम एम्पायर या पार्थेवियन जैसे बड़े देश नहीं, बल्कि शासन से भी छोटा और अलग दुनिया से कटा हुआ एक छोटा सा देश है। ये देश एक नोबल वॉरियर प्रिंसेस के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ वंश माँ की तरफ से आगे बढ़ता है। सिंपल शब्दों में उस देश में बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। मिस्टर जो शासन नाइट ट्रेनिंग करने की वजह से बहुत सालों से लड़कियों से दूर था, वो लड़कियों से भरे कंट्री जाने की बात सुन के खुशी के मारे नोज ब्लीड करने लगता है। पर वो चारों शिप से आर्टमेरिया किंगडम आते हैं। ये रैम एम्पायर के साउथ ईस्ट में मौजूद एक छोटा लेकिन मशहूर देश है, जो दुनिया की सबसे बड़ी घाटियों में से एक के अंदर बसा हुआ है।
पूरा इलाका इतना दूर और मुश्किल है कि बाहरी दुनिया के लोग यहाँ आसानी से पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन काफी समय तक लेटर एक्सचेंज करने के बाद सिंबाद और उसकी ट्रेडिंग कंपनी को आखिरकार वहां आने की परमिशन मिल चुकी है। आर्टेमिरिया को एक वॉरियर प्रिंसेस चलाती है और यहाँ सत्ता और वंश में औरतों का बहुत बड़ा रोल होता है। जब सिंबाद और उसके साथी आर्टेमिरिया के पास पहुंचते हैं तो उन्हें ये जगह देखकर हैरानी होती है। घाटी में हर तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, यहाँ तक कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी मतलब बर्ड्स भी आम पक्षियों से कई ज्यादा गुना बड़े हैं। कुछ ही देर में उनकी मुलाकात आर्टेमिरिया की कुछ औरतों से होती है जो उन्हें देखकर मजाक में कहती है, अगर तुम लोग मर्द जिंदा आर्टेमिरिया पहुंच गए तो हम दोनों तुम्हें रात में जन्नत दिखाएंगे। मिस्ट्रेस ये सुनकर खुश हो जाता है और उनकी बात को सीरियस ले लेता है, लेकिन औरतें तुरंत साफ कह देती हैं कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और वहां से चली जाती हैं। अब असली मुश्किल शुरू होती है। आर्टेमिरिया तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी और गर्म घाटी पार करनी पड़ेगी। शुरू में सब बड़े जोश से निकलते हैं, लेकिन तेज गर्मी और चिपचिपी ह्यूमिडिटी से कुछ ही देर में सिंबाद और हीना की हालत खराब हो जाती है। इसलिए सिंबाद आगे चलने से साफ मना कर देता है। इसी बीच सिंबाद को एक आइडिया आता है एकदम से। वो अपने जिन इक्विप की मदद से उड़कर सीधा आर्टेमिरिया तक पहुंचने का सोचता है, लेकिन जफार उसे तुरंत बिजली का झटका देकर रोक देता है, क्योंकि आर्टेमिरिया के लोग जिन इक्विप और मेटल वेसल मतलब जिन वेपन के बारे में नहीं जानते। इसलिए अगर सिंबाद आसमान में उड़ता हुआ पहुंच गया तो लोग उससे डरने लगेंगे और उनके साथ बनने वाले संबंध खराब हो सकते हैं फ्यूचर में। इसलिए ना चाहती हुई मजबूरी में सिंबाद को सभी के साथ पैदल चलना पड़ता है, जहां से वो भागने की बहुत कोशिश तो करता है, लेकिन हर बार जफार उसे जाने ही नहीं देता। इसी तरह कुछ दिनों का काफी मुश्किल सफर करने के बाद आखिरकार उन्हें आर्टेमिरिया दिखाई देता है, जिसे देख उन्हें पता चलता है कि यहाँ के लोग पहाड़ों की चट्टान के अंदर बनी सुरंग में रहते हैं और बड़े बड़े पक्षियों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिंबाद और उसके साथी बहुत दिनों से चलते हुए बहुत ज्यादा थक चुके थे और ना नहाने की वजह से उनके बदन से बदबू भी आने लगी थी। इसलिए जब वो यहाँ की दो लड़कियों से नहाने की जगह पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है यहाँ तो कोई इन है ही नहीं। इसलिए उन्हें या तो घाटी के नीचे नदी में नहाना पड़ेगा या रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जाने का नाम से ही सिंबाद और मिस्ट्रेस खुश हो जाते हैं, लेकिन जफार तुरंत इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि अभी अभी नए देश में आकर किसी तरह की दिक्कत खड़ी करना बहुत बड़ी बेवकूफी होती। इसके बाद सिंबाद और उसकी टीम को आखिरकार आर्टेमिरिया की क्वीन मीरा के सामने लाया जाता है। सिंबाद अपना परिचय देते हुए कहता है वो रैम एम्पायर की सिंड्रिया ट्रेडिंग कंपनी का मालिक है और उनका मकसद आर्टेमिरिया के साथ व्यापारिक संबंध बनाना है। लेकिन क्वीन मीरा का मूड खराब है। वो बताते हैं कि पहले बहुत से मर्दों ने सिर्फ उसे औरत होने की वजह से कम समझा, इसी वजह से वो शुरू से ही हर मेल विजिटर को सबक सिखा देती है। रूरू पहले मीरा के साथ लेटर एक्सचेंज करती थी, इसलिए मीरा को लगा था कि रूरू यहाँ आएगी। तो जफार कहता है रूरू कंपनी की एडवाइजर है, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाई। ये सुन क्वीन मीरा साहब कह देती है कि उसे मर्दों से डिप्लोमेसी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इस देश में मर्दों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करने में मदद करना है। इसलिए वो सिंबाद लोगों को अपने देश से तुरंत चले जाने का हुक्म देती है, पर सिंबाद हार नहीं मानता। वो मीरा के पास आके अपने हुस्न का जादू चलाते हुए कहता है क्वीन मीरा, हम लोगों का मकसद आर्टेमिरिया को फायदा पहुंचाना, इसलिए हम लोग आपको कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन क्वीन मीरा सिंबाद की बातों और उसके हुस्न के जाल में नहीं फंसती, क्योंकि मीरा से मिलने वाले सभी मर्द उसका फायदा उठाने के लिए यही बातें कहते हैं। इसलिए मीरा गुस्से में सिंबाद और उसके साथियों को अपने सोल्जर को पकड़ने का हुक्म देती है। तब सिंबाद और क्वीन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों ही किंग और क्वीन कैंडिडेट हैं और जिनके मास्टर भी हैं। लेकिन इसके बाद भी क्वीन का गुस्सा कम नहीं होता, बल्कि वो जफार, सिंबाद और मिस्ट्रेस को नंगा करके उनके सभी आइटम लेकर अपने सोल्जर से उन्हें आर्टेमिरिया की सबसे गहरी और खतरनाक जगह वैली ऑफ डेड में फेंकवा देती है। और क्वीन के मुताबिक वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता, पर वो लोग हीना को नीचे नहीं फेंकते, क्योंकि वो इमचाक ट्राइब के मर्द की बॉडी को अच्छी तरह से अंदर और बाहर से एग्जामिन करना चाहते हैं। नीचे पहुंचने के बाद सबको यकीन नहीं होता कि वो इतनी गहरी घाटी में गिरने के बाद भी जिंदा हैं, लेकिन उनके शरीर में दर्द है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो ऊपर कैसे जाएंगे। नीचे गिरने से पहले मिस्ट्रेस को एक लड़की ने कहा था अगर वो जिंदा वापस आ जाता है तो बदले में उसे जन्नत वो दिखाएगी, पर इस बारे में वो जफार और सिंबाद को नहीं बताता। फिर वो तीनों पत्ते से अपनी इज्जत बचाते हैं और थोड़ा यहाँ वहाँ घूमने फिरने के बाद उन्हें समझ आता है कि घाटियों की दीवारों पर मॉस जमा हुई है, इसलिए उन पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से आसपास कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए इन दोनों बातों से सबको समझ आ गया था कि इसे वैली ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है। ऊपर से उन्होंने आर्टेमिरिया पहुंचने के बाद कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए वो भी भूखे थे। तब मिस्ट्रेस इमरजेंसी फूड निकालता है जो मुश्किल समय के लिए सासा नाइट अपने टर्बन में छुपा कर रखते थे, तो अभी के लिए उनका पेट भर जाता है। पर रात होते ही अचानक उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ से सांप निकल आए, छोटे बड़े और जहरीले सांप।
सब घबरा जाते हैं, लेकिन जफार को एक अलग ही आइडिया आता है। वो एक सांप को पकड़कर बीच से फाड़ के बताता है कि उसने अपने असैसिन के दिनों में सांप खाए थे, इसलिए वो जानता था कि इन्हें खाकर एनर्जी वापस मिल सकती है। और इस तरह से नवाज, जफार और हीना मजबूरी में सांप खाकर अपनी ताकत वापस लेने लगते हैं। अगले कुछ दिनों में उन्होंने घाटी में जिंदा रहने का तरीका सीख लिया। वो सांप पकड़ते, आग जलाते और आसपास की वेजिटेशन से अपने लिए एक शेल्टर बनाते। सूरज उगता तो काम शुरू करते और सूरज ढलता तो आराम करते। धीरे धीरे सिंबाद और उसके साथी इस खतरनाक वैली ऑफ डेड के माहौल के साथ अपने आप को अडेप्ट करने लगते हैं। इसी तरह एक दिन जफार पेड़ की छाल से कपड़े बनाता है ताकि बारिश में उनका घर लीक न करे, जबकि मिस्ट्रेस को बारिश के बाद एक मजबूत लकड़ी मिलती है। दोनों मिलकर अपना घर ठीक करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद सिंबाद को चट्टान के पास रॉक सॉल्ट मिलती है, जिससे उनके रोज के सांप के मांस का स्वाद थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन मिस्ट्रेस अचानक परेशान होकर पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट क्यों कर रहे हैं। मतलब उनका असली मकसद तो इस वैली से जिंदा बाहर निकल के क्वीन मीरा के साथ डिप्लोमेसी करना था, लेकिन अब वो इतने समय से नीचे रह रहे हैं कि जफार और सिंबाद को यहाँ की जिंदगी नॉर्मल लगने लगी है। सिंबाद बताता उसने यहाँ रहकर एक इम्पोर्टेंट बात सीखी है। बचपन में उसने भी जंग के समय भूख और कमी देखी थी, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करके हर दिन सर्वाइव करते थे। लेकिन रैम एम्पायर में आने के बाद वो उन मुश्किलों को भूल गया, क्योंकि वहाँ उसे अच्छा खाना, गर्म बिस्तर और आराम से जिंदगी जीने मिलने लगा। लेकिन वैली की जिंदगी ने उसे दोबारा समझा दिया कि नेचर की चीजें और हर मिलने वाले खाने की कितनी वैल्यू होती है। मिस्ट्रेस को सिंबाद की ये फिलॉसफी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है उसे फालतू ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। पर वो मनी मन कहता है कि मुझे उस लड़की से मिलना है जिसने मुझे कहा था मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगी। इसलिए जब रात को मिस्ट्रेस बाहर जाता है तो उसे मीट मिलता है। सुबह इस बारे में वो सिंबाद और जफार को बताता है, पर मीट देख के वो दोनों इतना खुश हो जाते हैं कि कुछ और सोच ही नहीं पाते। लेकिन मिस्ट्रेस ऐसा नहीं था, इसलिए वो समझ जाता है कि शायद किसी ने जानबूझकर ये मीट वैली में फेंका है और उसके पीछे बाहर निकलने का रास्ता छुपा हुआ है। सिंबाद और जफार को मीट के बीच कुछ कीमती स्टोन भी मिलते हैं। नॉर्मली ऐसे पत्थर बहुत कीमती होते हैं, लेकिन वैली में रहने की वजह से सिंबाद और जफार दोनों के लिए इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इसे खाया नहीं जा सकता था। ये देख के अब मिस्ट्रेस को पूरा यकीन हो जाता है कि सिंबाद और जफार कभी यहाँ से निकलने की सीरियस कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन किसी तरह जब मिस्ट्रेस रात को उन दोनों को उस जगह लाता है जहाँ कल रात उसे मीट मिला था, तब आज उन्हें पहले से भी ज्यादा मीट मिलता है। पर तभी कुछ बर्ड्स आके उस मीट को लेके उड़ जाते हैं। ये देखने के बाद जफार और सिंबाद पगले दूसरी रात बर्ड के आने से पहले ही मीट उठाने लगते हैं, जिससे मिस्ट्रेस परेशान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन तभी वहाँ बहुत बड़े बड़े मीट के पीस आते हैं, जिसको देख सिंबाद को एक आइडिया आता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बर्ड मीट लेके ऊपर जाते हैं तो उनके अंदर सिंबाद, जफार और मिस्ट्रेस निकलते हैं। अब ये सब कैसे हुआ, इस बारे में जफार बताता है कि आर्टमेरिया की लड़कियां मीट नीचे फेंकती, जिससे कीमती स्टोन मीट से चिपक जाते। तब बर्ड वैली में आके मीट लेके ऊपर आते, पर बहुत दिनों से ऊपर बहुत कम कीमती स्टोन आ रहे थे। इसका रीजन लड़कियों को लगा कि शायद वैली में कोई मॉन्स्टर आ गया है जो मीट खा रहा है, इसलिए उन्हें कम कीमती स्टोन मिल रहे हैं। इसलिए लड़कियों ने अगले दिन बहुत बड़े बड़े मीट के पीस नीचे फेंके, जिससे मीट खाने वाला मॉन्स्टर के मीट खत्म करने से पहले ही बर्ड मीट को लेकर ऊपर आ जाएंगे। और मीट से कीमती स्टोन निकालने का काम आर्टमेरिया के मर्द करते हैं, क्योंकि किंगडम की औरतों का रोल बिल्कुल उल्टा है। मतलब औरतें बाहर का काम और एनिमल संभालती हैं, जबकि मर्द घर का काम करते हैं। और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए मीट से कीमती स्टोन निकालने वाला पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। और हाँ, ये सब काम करने में मर्दों को कोई दिक्कत नहीं है, वो खुशी खुशी करते हैं ये सब। इसके बाद सिंबाद सीधा मीरा के पास जाने का फैसला करता है ताकि उसे दिखा सके कि वो जिंदा वापस आ गया है। उधर आज का काम खत्म करने के बाद मीरा अपने रूम में वैले 4 के लॉकेट को देख के कहती है, सिंबाद का मेटल वैसल कितना सुंदर लॉकेट है। इसी बीच विंडो से सिंबाद अचानक उसके सामने पहुंच जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो मीरा को किस करने वाला हो, और इसी मौके का फायदा उठा के वो लॉकेट ले लेता है उससे। पर इस बात से गुस्से में मीरा अपने जिन वेपन को बेड के नीचे से उठा के सीधा जिन इक्विप ट्रांसफॉर्मेशन करके 3 जिस्म एक जान बन जाती है। पर वो दोनों हवा में लड़ना शुरू कर देते हैं। पर जब सिंबाद अपने लाइटनिंग अटैक से मीरा को रोकने की कोशिश करता है, तब मीरा के पास भी लाइटनिंग पावर होने की वजह से दोनों के अटैक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। नीचे से जफार और मिस्टर जो इस वक्त हीना को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, वो ऊपर चल रही फाइट को देख के कहते हैं क्वीन मीरा के पास भी लाइटनिंग पावर है, तो ये लड़ाई सिंबाद के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन तभी लड़ाई के बीच में ही सिंबाद अपने दूसरे जिन इक्विप वैले 4 एक्टिवेट करता है और कैट डेमी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। फिर मीरा को बताता है कि उसने कई डंजन कॉन्कर करके अलग अलग जिन को अपने कंट्रोल में लिया है।
इसलिए वो जब चाहे किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस बार सिंबाद आइस से मीरा पर हमला करता है, लेकिन फिर से मीरा बच जाती है क्योंकि मीरा के पास 3 हेडेड जिन है। एक हेड आइस, दूसरा लाइटनिंग और मेन बॉडी फायर को कंट्रोल करती है। इसलिए मीरा को लगता है कि 3 एलिमेंट की पावर होने के कारण सिंबाद उसे कभी हरा ही नहीं सकता। फिर वो अपने फायर पावर से सिंबाद को मार देती है, या ऐसा बोला जा सकता है उसे ऐसा लगता है क्योंकि सिंबाद को मीरा का अटैक लगा ही नहीं था, इसलिए तो वो उसके जस्ट पीछे खड़ा था। सिंबाद को अपने पीछे देख गुस्से में मीरा 3 कॉम्बो अटैक करके सिंबाद को मारने ही वाली थी, लेकिन अगले ही सेकंड में मीरा के पीछे सिंबाद आके उसे हल्के से मारते हुए कहता है, क्वीन मीरा, देख के इस अटैक से आप अपने खुद के देश को ही तबाह कर दोगी। मीरा बार बार सिंबाद पर अटैक करती है, लेकिन सिंबाद हर बार उसके अटैक से बच जाता है। इसलिए मीरा को लगता है जैसे सिंबाद किसी दूसरे डायमेंशन से अटैक को डॉज कर रहा है। जाफर हमें बताता है कि वैले 4 की ट्रू पावर सिर्फ आइस और स्नो नहीं बल्कि स्टैंगेशन है। इस पावर से सिंबाद अपने टारगेट की मूवमेंट को लिमिट कर सकता है। पहले जो आइस अटैक सिंबाद ने किया था जिससे मीरा डिस्ट्रैक्ट हो गई, और इसी मौके का फायदा उठा के उसने मीरा को अपनी हथेली में आए दोनों आंख से टारगेट करके उसकी मूवमेंट को ही स्लो कर दिया। सिंपल मतलब ये है कि सिंबाद मीरा के हर हमले से आसानी से इसलिए बच रहा है क्योंकि मीरा के अटैक करने की स्पीड ही स्लो है। लास्ट में सिंबाद मीरा को फुल आइस में कवर करके हरा देता है। अगले दिन सिंबाद, जाफर और मिस्ट्रेस को क्वीन के सामने बुलाया जाता है। मिस्ट्रेस को डर था कहीं उन सबको एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए, लेकिन क्वीन का मूड कुछ और ही था। मतलब कल की फाइट की वजह से उसकी बॉडी में कुछ निशान आ गए थे, इसलिए वो अपनी बॉडी की मसाज करवा रही थी। लेकिन बिना कपड़े के क्वीन को देखकर थर्ड की मिस्ट्रेस की नोज ब्लीड हो जाती है। फिर क्वीन सीधा मेन पॉइंट पर आती है, जो ये है कि आर्टमेरिया ऑफिशियली सिंड्रिया ट्रेडिंग कंपनी के साथ अलायंस और ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि बाहर की दुनिया से बिजनेस करने से इस आइसोलेटेड कंट्री के लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। पर मेन बात तो ये है कि मीरा को सिंबाद से फाइट करके इतना तो समझ आ गया है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है, इसलिए वो सिर्फ उसके देश के साथ बिजनेस रिलेटेड काम करने तो नहीं आया होगा। इसलिए वो सिंबाद से पूछते, तुम्हारा मेरे देश आने का असली रीजन और मोटिव क्या है? तो सिंबाद बताता है, जिन द्वारा किंग कैंडिडेट के रूप में चुने जाने के बाद उसका मकसद एक ऐसी दुनिया बनाना है जहाँ वॉर ही ना हो, लेकिन जिन वेपन की पावर पूरी दुनिया में एक नए वॉर को जन्म दे सकती है जो पूरी दुनिया का बैलेंस बिगाड़ देगा। इसलिए सिंबाद पावरफुल लोगों और कंट्रीज के साथ अलायंस बना रहा है ताकि सब मिलकर एक बिना वॉर की दुनिया बना सकें। सिंबाद बताता है कि वो पहले ही इमचाक के चीफ और सासान के नाइट किंग डैरियस के साथ अलायंस कर चुका है, इसलिए अलायंस के तौर पर उन दोनों ने इमचाक से हीना और सासान से मिस्ट्रेस को भेजा है। क्वीन समझ जाती है कि जिन वेपन की पावर से डैरियस आसानी से दूसरे कंट्री को कॉन्कर कर सकता था, लेकिन वो भी सिंबाद से हार गया, इसलिए उसने सिंबाद की पावर को एक्सेप्ट करके अलायंस बना ली। फिर क्वीन रैम एम्पायर की एक लेजेंडरी सॉर्सर का जिक्र करती है जिसके पास 200 साल का एक्सपीरियंस है और वो इतने सालों से सिर्फ रैम एम्पायर की देखभाल कर रही है, और इन पावरफुल सॉर्सर को मागी कहते हैं। मागी वर्ड सभी के लिए नया था, इसलिए वो डिटेल में मीरा को बताने को कहते हैं। मीरा बताती है, ये लेजेंडरी मागी दुनिया के इंपॉर्टेंट मूवमेंट में अपीयर हुए, उनका काम लोगों को गाइड करना और दुनिया को अलाइंटेड करना है। मागी के पास क्रिएशन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है और वो फ्यूचर के किंग कैंडिडेट को सिलेक्ट और गाइड करते हैं। दुनिया भर में जो डंजन अपीयर हो रहे हैं, हो सकता है वो वही टावर हो जिनका जिक्र पुरानी लेजेंड में किया गया था, और उन डंजन तक किंग कैंडिडेट को ले जाने का काम भी मागी ही करते हैं। ये सुनकर सिंबाद को यूनान याद आता है, क्योंकि उसे हमेशा यूनान अजीब और पगला लग रहा था, और अब सिंबाद सोचता है क्या यूनान खुद एक मागी हो सकता है क्या? क्वीन बताती है कि मागी अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन उसके हिसाब से मागी वो लोग हैं जिन्हें रुख का ब्लेसिंग मिला होता है। रुख दुनिया में बहने वाली लाइफ की फोर्स है, इसलिए मागी शायद दुनिया की विल का एम्बॉडीमेंट हो सकते हैं। शायद इसी फोर्स की वजह से डंजन दुनिया भर में अपीयर हो रहे हैं और सिंबाद जैसे लोग डंजन कॉन्करर बन रहे हैं। आखिर में क्वीन कहती है, सिंबाद तुम ही पहले आदमी हो जिसको मैंने सच में अप्रूव किया है, इसलिए मैं आर्टमेरिया को भी सिंबाद की अलायंस में शामिल करने के लिए तैयार हूँ। अब सिंबाद और उसके साथी आर्टमेरिया से निकलने की तैयारी करते हैं, पर तभी मिस्ट्रेस को याद आता है, अरे मुझे तो जन्नत दिखाने वाली लड़की से मिलना है। पर गलती से ये बात सिंबाद भी सुन लेता है और उसे अब समझ आता है कि लड़की से मिलने के लिए मिस्ट्रेस वैली से इतनी जल्दी निकलना चाहता था। तभी वहाँ जन्नत दिखाने वाली लड़की आती है और कहती है, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन तुम लोग जा रहे हो तो उससे पहले अपने इमचाक के दोस्त हीना को भी तो ले लो। पर जब हीना सामने आता है तो वो चुसे हुए आम की तरह था, क्योंकि जब बाकी लोग वैली ऑफ डेड में जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तब हीना लड़कियों के साथ मजे कर रहा था, और इस बात से मिस्ट्रेस को बहुत गुस्सा आता है। ये देख के सिंबाद उसे रेड लाइट एरिया ले जाता है जहाँ वो लड़कियों के साथ जन्नत देख सकते हैं, पर ये दोनों दिमाग से पैदल हैं। मतलब जब इस देश में सब कुछ उल्टा है तो भाई रेड लाइट एरिया में लड़कियों की जगह हट्टे कट्टे मर्द ही तो तुम्हें मिलेंगे ना। वो मर्द पूरी रात उन दोनों के मजे लेते हैं, इसलिए तो सिंबाद और मिस्ट्रेस अगले दिन तुरंत वापस जाने के लिए उतावले होते हैं। अब आर्टमेरिया के साथ अलायंस बन चुकी है, इसलिए आर्टमेरिया से
पर्सी ने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सिंड्रिया ट्रेडिंग कंपनी ज्वाइन कर लेती है, पर उनके जाने से पहले क्वीन खुद उनसे मिलने आती है। वो सिंबाद से कहती है कि फ्यूचर में शायद वो उसकी बेटियों की देखभाल करे, इसलिए वो चाहती है कि सिंबाद उन्हें दुनिया के बारे में नॉलेज दे और उससे मिले, और वो अपनी सभी बेटियों से सिंबाद को मिलाती है, जिससे सिंबाद को समझ आता है कि मीरा संतूर सावन वाली मम्मी है। फिर क्वीन अपनी छोटी बेटी पिस्टी से भी सिंबाद को मिलवाती है। पिस्टी इतनी छोटी उम्र में भी जायंट बर्ड को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। पिस्टी सिंबाद के कान में लाल पंख लगाती है, तब सिंबाद उसे गोद में उठा लेता है। जब सिंबाद और बाकी लोग बर्ड की मदद से वहां से चले जाते हैं, तब पिस्टी अपनी मदर मीरा से कहती है सिंबाद में उसे ग्रेट ओशियन की स्मेल महसूस हुई और उसने पहले कभी ऐसा इंसान नहीं देखा है। क्वीन भी मानती है कि उसने भी सिंबाद जैसे आदमी को कभी नहीं देखा। दोनों समझ जाते हैं कि ये लड़का फ्यूचर में दुनिया को बदलने वाला है। कुछ दिनों के बाद सिंबाद फाइनली सिंड्रिया ट्रेडिंग कंपनी पहुंच जाता है। कंपनी उसकी एब्सेंस में बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही थी। रूरू प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में होने की वजह से अपने घर गई थी, और हाँ, वो और उसका होने वाला बेबी दोनों हेल्दी हैं। फिर सिंबाद विटाल से मिलता है और ट्रैवल एक्सपेंस के बिल का जिक्र होते ही विटाल समझ जाता है कि सिंबाद वापस आते ही एक और बैंक्वेट करने वाला है, और बिल्कुल वैसा ही होता है। बैंक्वेट में सिंबाद सबको अपने नए कॉमरेड से मिलवाता है। सासान से मिस्ट्रेस और आर्टेमिरिया से पर्सी ने अब सिंड्रिया ट्रेडिंग कंपनी का हिस्सा है। सिंबाद अनाउंस करता है कि सासान, आर्टेमिरिया और इमचाक अब उनकी रिलायबल अलायंस है। इन अलायंस की वजह से सिंड्रिया ट्रेडिंग कंपनी का फ्यूचर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। रात को सिंबाद अकेला सोचता है कि सिंड्रिया ट्रेडिंग कंपनी ने इतना सफर तय किया, उसकी सक्सेस सिर्फ उसकी पावर की वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की वजह से भी है जिससे वो अभी तक मिला है। हर एनकाउंटर ने उसकी जर्नी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सिंबाद को यह भी महसूस होता है कि कोई मिस्टीरियस फोर्स सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ रही है। फिर अचानक उसे सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि वो कहाँ जा रहा है और उसका फ्यूचर किस डायरेक्शन में है। लास्ट में मेरा दिल ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि ड्रैकोन सायरन को लेके भाग रहा होता है। मतलब किसी का तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का सपना पूरा होने वाला है। इसी के साथ ये स्पिन ऑफ सीरीज यहाँ खत्म होती है। मतलब ये मेन एनिमे के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की कहानी है, और इसकी ओरिजिनल सीरीज में ऑलमोस्ट 45 से 50 एपिसोड हैं। अगर किसी को देखना है तो वो देख सकता है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।